मैंने ये देखा है कि जो इंडिया का जो यूथ है, दे आर वेरी मच ऑब्सेस्ड विद जॉइनिंग इंडियन डिफेंस फोर्सेस। जब आर्मी में आपको जाना है और स्पेशली आपको एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना है तो पहला स्टेप 11-12 ही है। तो उन्होंने बताया कि आर्मी आ रही है ऐसे रिक्रूटमेंट करने के लिए, तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। Right. तो 15-20 मिनट का इंटरव्यू लिया। तो बेसिकली इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे मेरे बैकग्राउंड पूछा, मेरा पैशन पूछा, हॉबीज पूछी, इस टाइप की चीज़ें पूछी। आप Right. आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, सबसे पहला सवाल तो एक। अच्छा, हाँ। तो हर एक 20 साल की लड़की की तरह बेसिकली मैंने भी बोल दिया कि I want to join army because I want to serve my country ऐसा। तो मतलब वो उस मीम टाइप की तरह हो गया कि अरे मेरी सिलेक्शन हो गई। हाँ, और अब मुझे पता ही नहीं चला मेरी सिलेक्शन हो वो गई। पाकिस्तानी टीवी शो नहीं आता, Yes, yes, हाँ। उसमें आपकी सिलेक्शन हो आपकी गई, तो ऐसा ही था। यार ये कब हुआ, ये पता ही नहीं चल रहा। तो मतलब ये एसएसबी में क्या क्या होता है, मतलब ये जो एग्जाम आप बोल रहे हो एसएसबी सबको देना पड़ता है ऑफिसर बनने के लिए, तो उसमें क्या क्या चीजें रहती है? इलाहाबाद का एक फियर था Okay. उस टाइम पे, जो हमारे सीनियर्स थे, तो बोले यार इलाहाबाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बहुत टफ होता है, Okay. वहाँ सिलेक्शन ही नहीं होती। इंटरेस्टिंगली जितने भी दोस्त गए थे वो सब साल पहले राउंड में ही बाहर होकर आ गए। तो ये भी नहीं पता चला कि टेस्ट कौन से होते हैं। हाँ। अगर वो आगे जाते तो बता सकते थे ना कि Right. इस टाइप के टेस्ट होते हैं, आपको ऐसा प्रिपेयर करना चाहिए। वैसा कुछ हुआ ही नहीं। तो एक हाथ में लगेज और बहुत सारे सवाल मन में कि वहाँ करूँगा क्या, एग्जाम कैसे दूंगा। मैंने पहली बार देखा इतने सारे लोग इतने डिसिप्लिन, मतलब जैसे उतरे जैसे एक उस्तादी टाइप के ही थे, वो आए, उन्होंने बोला लाइन में लग जाओ साहब। सब ने तुरंत 5 मिनट में लाइन एकदम परफेक्ट। और फिर आप अपना ड्रेस पहनोगे और फर्स्ट डे आपको फॉर्मल ड्रेस पहननी पड़ती है कि उस दिन इम्पोर्टेंट डे है वो। Okay. तो आप अपने फॉर्मल ड्रेस पहनोगे, अपने बैरक से निकलो, नीचे जाओ, ब्रेकफास्ट करो और लाइन में आके खड़े हो जाओ। अच्छा, वहाँ पे जितने भी टेस्ट होते हैं ना एसएसबी में, उसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. आपको इन्फिनिट टाइम नहीं मिलेगा, सेकेंड्स में बात होती है, मिनट्स में बात होगी वहाँ पे। अब जब स्क्रीनिंग जब ये हो जाता है ना, खाना खाने का मन नहीं करता है। Right. तो एक ऑफिसर आएगा और आपको रैंडम नंबर, आपको आपका चेस्ट नंबर पता है। अब जो सेलेक्ट हो गए वो कोई सीरियल नंबर में नहीं बताते हैं। एसएसबी में और कुछ नहीं होता। Right. जो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ है, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, उस पर आप जज किए जाओगे और उसको जज करने के लिए उनके अलग अलग टेस्ट बने हुए डिज़ाइन। अब जब मैं सोचता हूँ तब मुझे समझ आएगा कि अब हो कुछ नहीं रहा है वहाँ पे, आपको कोई कुछ बता नहीं रहा, आप हर वक्त जज किए जा रहे हो। मतलब अगर 25 लोग हैं तो 3 टीम्स बन जाएंगे वहाँ, 10-10 का मतलब, या 5-5 का 7-7 का एक ग्रुप बन जाएगा। आपको एक वॉर क्राई बनाना पड़ेगा आपको। तो मेरे साथ ऐसा उल्टा हुआ था। जैसे ही मेरा ये साइकोलॉजिकल टेस्ट खत्म हुआ, मुझे पीआई के लिए बुला गया कि आपका पीआई है। तो पीआई में भी वो जैसे 25 लोग हैं तो 5-5, 6-6, जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वैसे आप जाते हो। अच्छा, पीआई इंटरेस्टिंगली बहुत लंबा होता है। Okay. ऐसा नॉर्मल पीआई नहीं है वो। तो आप जाओगे तो आप इमेजिन कर लो, और वो हर टाइप का सवाल आपसे पूछे। अच्छा। एवरीथिंग। वो जो पूरा वुडन फ्लोर था ना, हर जूते की जो एक बीट जैसी फील हो रही थी मेरे कान में से, टक 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 टक, ऐसा मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करा। तो जब मैं जा रहा था तो ये प्रिपेयर तो था, पर हालत खराब थी यार कि आज फाइनल डे है ना, आपको जाना है अंदर, क्या बोलोगे। मेरे पैर कांप रहे थे, मैं सच बता रहा हूँ। और सबका हाल ऐसा ही था, हार्ट बीट एकदम तेज, मतलब इतनी तेज हार्ट बीट थी कि ऐसा लग रहा था कि फट के बाहर आ जाएगा, शरीर को चीर के निकल जाएगा। पूरा एसएसबी में ना, जब तू अपने आप को महसूस करता है लिटरली, अगर तेरे साथ जैसे उस कमरे में उस दिन फरवरी का महीना, ठंडी का महीना था, और मुझे ठंडी लग नहीं रही थी भाई। मुझे ऐसा लग रहा था शरीर से कुछ तो आग निकल रही है, ऐसा सुन एकदम, मैं अपने आप को सुन सकता था, वैसे फीलिंग आती है। जब वो पढ़ते हैं ना, चेस्ट नंबर 3, चेस्ट नंबर 8, चेस्ट नंबर 10, तुझे सिर्फ चेस्ट नंबर सुनाई दे रहा है और तू अपने आप को देख रहा है, बाकी कुछ नहीं सुनाई देता। मैंने, अगर मैं सिर्फ सच बोलूँ तो मैंने एक्सपीरियंस ग्रैब किया। मैंने ये ग्रैब किया कि आपको कोई चीज़ बहुत चाहिए ना, और अगर आपको नहीं मिले फिर भी आपको जीना पड़ता है, आपको फिर से मेहनत करनी पड़ती है। वो जो उन्होंने तब बोला था कि दिस इज़ नॉट द एंड, अब मुझे अब फील होता है कि वो राइट थे, पर उस वक्त मुझे सब कुछ समझा नहीं था। मुझे तो लगा था यही लाइफ है, बस यहाँ ख़त्म, मतलब ज़िंदगी ख़त्म। इंडिया में बहुत ऐसे कम इंस्टीट्यूशंस है जिसके ऊपर हमारी जो जनता है उनका एक अलग विश्वास है, और उसमें आते हैं हमारी इंडियन डिफेंस फोर्सेस, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, या हमारी एयरफोर्स हो, राइट। और मैंने ये देखा है कि जो इंडिया का जो यूथ है,
they are very much obsessed with joining Indian Defense Forces. एंड एज आई नो यू पर्सनली कि मुझे पता है कि आपने SSB दिया था. करेक्ट. एंड ये पॉडकास्ट का यही टॉपिक होने वाला है. आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट हाउ टू जॉइन इंडियन आर्मी. आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, एंड आपने जो SSB के थ्रू जो आपका एक ओवरऑल जो आप जर्नी बोल सकते हैं वो मुझे आज जानना है. ओके. तो बिफोर वी डीप डाइव इनटू दैट, मुझे ये जानना है आपसे, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने ये सोचा कब कि आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है? यार सोचा मतलब ऐसा कभी, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में राइट सर्व कर चुके हैं, और मेरे लिए आर्मी कभी भी कोई, वो कहते हैं ना, एलियन इंस्टीट्यूशन नहीं रहा था. मैंने इन एंड आउट बहुत क्लोजली देखा कि पापा कैसे काम करते हैं, किस टाइप की आपको रोज कौन सी जॉब, क्योंकि रोज आप लड़ने नहीं जाते हो, राइट. उसके अलावा भी बहुत लोगों को ये लगता होगा कि आर्मी में लोग रोज सिर्फ यही कर रहे हैं. ऐसा नहीं होता. बहुत टाइप्स की जॉब आपको विद इन द इंस्टीट्यूशन आपको करनी पड़ती है, जिस रेजिमेंट में आप जाते हो वहाँ करनी पड़ती है. तो आर्मी कभी भी मेरे लिए एलियन नहीं था. मेरे को पता था कि कैसे काम होता है, और पापा को इतना क्लोजली देखता था मैं. राइट. तो तूने वो रील्स देखी है, मतलब वो दिखाते हैं ना कि 90s में पापा लोग उठ रहे हैं और सुबह 5 बजे उठ के ब्रश कर रहे हैं, कुल्ला करके ऐसे बहुत वो वियर्ड लगता था. तो मेरा पूरा बचपन वैसा ही है. मतलब 5 बजे पापा उठेंगे और हर जगह की लाइट चालू हो जाएगी, वो ब्रश करेंगे वैसा ही तेज आवाज में, और वो नींद उड़ जाती थी, कह रहे यार कब जाओगे पापा, ऐसा सीन था. वो एक हैबिट था उनका. हाँ, उनका वो हैबिट था, डिसिप्लिन पार्ट ऑफ. हाँ, वो रोज काम करने का एक वो लाइफस्टाइल ही बन जाता वैसा. तो वैसा था, मेरे को पता था कि कैसे आर्मी में जॉब कैसे होती है, किस टाइप का आपको काम करना पड़ता है, ये सब मैं था, अवेयर था. बट मैंने कभी आर्मी को ऐसा जॉब करने के लिए ऐसा ऑप्शन देखा ही नहीं. अच्छा. हाँ, मतलब तू कह ले, चाहे वो मतलब ऐसा नहीं था कि अनइंटेंशनली वो हो गया, बट कभी दिमाग में आया नहीं कि आर्मी की तरफ भी मुझे वैसा ही देखना चाहिए एज अ इंस्टीट्यूशन जहाँ मैं काम कर सकता हूँ. तो ये सब चीज़ कभी था नहीं. अब इवेंचुअली क्या होता है कि जब आप 10th बोर्ड्स आप कर लेते हो, तो 11th 12th में जैसे ही आप जाते हो, तो ऑलरेडी आपको लगता है यार अभी तो इतनी मेहनत करके मैं 10th से आया हूँ, है ना. एक वो मस्ती का टाइम होता है 11th 12th में. कोई मतलब मेरे जैसा लड़का जिसने 10th में इतनी मेहनत करी, अच्छा किया, उसके बाद मैंने 11th 12th को सोचा कि ये तो मेरा इनाम है. मुझे यहाँ पे मस्ती करनी है. और वो हमारे दिमाग में ऐसे, मतलब हमारे माँ बाप या फिर हमारे रिलेटिव्स भी यही बिठा देते हैं कि 10th के बाद तो जिंदगी है, मतलब 10th बोर्ड में मेहनत करो, इसके बाद आराम ही आराम, ऐसा कुछ था. तो मैंने भी ऐसे ही सोचा. अब जब आर्मी में आपको जाना है और स्पेशली आपको एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना है, तो पहला स्टेप 11th 12th ही है. अच्छा. क्योंकि वहाँ आपको 2 अटेम्प्ट मिल जाते हैं, एनडीए का एग्जाम देना पड़ता है आपको. ओके. है ना. तो जब तक मैं ये सोच पाता, ये प्रोसेस कर पाता ना कि एनडीए का एग्जाम क्या होता है, कौन सा सिलेबस पढ़ना चाहिए, किस टाइप के टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, जब तक कि मैं सोच ही पाता तब तक टाइम निकल गया. अच्छा. तो हाँ, तो एनडीए मेरा हुआ ही नहीं, मतलब समझ ही नहीं पाया मैं. ओके. 10th के बाद इतना, मतलब बंदा पहले इतना पैशनेट था और चीजों में कि मैं ये सोच ही नहीं पाया. तो एनडीए के लिए कुछ ऐसे एज क्राइटेरिया रहता है? हाँ, एज आर्मी में ज्वाइन करने का एज क्राइटेरिया तो रहता ही है. आई थिंक एनडीए का मुझे एग्जैक्ट श्योर नहीं है, पर शायद 19-20 साल होगा मैक्सिमम. ओके, मतलब 12th से पहले ही ज्वाइन करना. हाँ, 12th या फिर मैक्सिमम बाय 12th, क्योंकि इंडियन हम पढ़ाई भी तो लेट ही चालू करते हैं ना. 12th तक ज्यादा, मतलब हमारे टाइम पे तो 12th तक ज्यादा सब 19-20 साल के हो जाते थे हम. तो ऐसा था. तो एनडीए मेरे हाथ से निकल गया, मतलब पता ही नहीं चला मुझे. फिर ऑब्वियसली ग्रेजुएशन में पहुंच गया मैं. तो वहाँ पे आर्मी में शायद तब नया मुझे, आई एम नॉट श्योर कि कब से वो प्रोग्राम स्टार्ट था, पर एक स्कीम था यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंट्री, ऐसा करके कुछ था. तो वो सेम ऐसा ही था कि एज एन ऑफिसर ही आप ज्वाइन करोगे, बस प्रोसेस अलग था. क्योंकि मुझे लगा था आफ्टर 12th की अब ऑल डोर्स आर क्लोज्ड, मैं नहीं कर सकता, मैं जा नहीं सकता. और फिर सीडीएस का भी एग्जाम होता है, आप सीडीएस के थ्रू भी जा सकते हो, जिसको कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम रहता है. उसके थ्रू भी आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो. पर ये जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंट्री था, ये स्पेसिफिकली सिर्फ आर्मी के लिए ही था. अच्छा. कि आपको आर्मी में ही जॉब मिलेगी. ये कौन से साल में था? ये था आई थिंक जब मैंने अप्लाई करा था तो 2014 था शायद. ओके. 2014 ही था. मतलब 10-11 साल हो गया ऑलमोस्ट. राइट. तो हाँ, तो और मुझे पता भी बहुत फनी वे में पता चला कि हमारे एचओडी थे. तो उन्होंने एक दिन क्या करा, जितने भी आई थिंक 8 सेमेस्टर का अपना इंजीनियरिंग रहता है, तो आई थिंक 6th
या 7th सेमेस्टर के जितने भी बच्चे थे उन सबको उन्होंने बुलाया था, Okay. स्पेशली सारे लड़के ही थे। तो उन्होंने बताया कि आर्मी आ रही है ऐसे रिक्रूटमेंट करने के लिए, तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके। तो मेरी क्लास के सारे ही, क्योंकि आर्मी जैसे तूने बोला एक नो इट्स अ फीलिंग ऑफ अ प्राउड फीलिंग है वो ना, एक सेंसेशन होता है आप आर्मी जब सोचते हो या यूनिफॉर्म के बारे में आप सोचते हो। राइट। तो सारे बच्चों ने अप्लाई कर दिया, मैंने कहा सबने कर दिया, मेरे दोस्तों ने कर दिया, मैं भी कर देता हूँ। राइट। मैंने भी कर दिया। और आप तो ऑलरेडी और आर्मी बैकग्राउंड से। हाँ वो भी था। तो जब अप्लाई कर दिया तो आई थिंक 1 या 2 दिन के बाद आए थे आर्मी के ऑफिसर्स थे, और 2 या 3 लोगों का ऐसा स्टाफ आया था, उसने इंटरव्यू लिया था जिन जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया था। तो ये एसएसबी से पहले? हाँ ये एसएसबी से पहले। Okay. ये तो एसएसबी तो अभी दूर की बात होगी, ये तो पहला ही स्टेज था मेरा। तो आए थे तो उन्होंने नॉर्मल इंटरव्यू लिया, आई थिंक 15-20 मिनट का, क्योंकि बच्चे इतने सारे थे। तो 15-20 मिनट का इंटरव्यू लिया। तो बेसिकली इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे मेरे बैकग्राउंड पूछा, मेरा पैशन पूछा, हॉबीज पूछी, इस टाइप की चीजें पूछी। आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, सबसे पहला सवाल तो यही था। अच्छा। हाँ। तो हर एक 20 साल के लड़की की तरह बेसिकली मैंने भी बोल दिया कि आई वांट टू ज्वाइन आर्मी बिकॉज आई वांट टू सर्व माय कंट्री, ऐसा। तो उससे पहले अच्छा इंटरेस्टिंग वो एक टेम्पलेट आंसर। हाँ एक है ना माइंड में दिमाग में बैठा है कि आर्मी को ज्वाइन करनी है, देश के लिए शहीद होना है, नो देश के लिए वीरगति प्राप्त करनी है, देश की सेवा करनी है, इस टाइप का ही आंसर रहता है सबके। तो मेरा भी आंसर ऑलमोस्ट यही था। तो जब मैं इंटरव्यू दे के आया तो ऐसे 3-4 ही सवाल थे उनके। पहला तो व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आर्मी, फिर आपकी हॉबीज क्या है, आपने और किसी फील्ड में ज्वाइन करने का क्यों नहीं सोचा। तो मैंने सोचा सर मैंने सोच तो लिया है, मेरे को जॉब मिल नहीं रही है फिलहाल। अब ये नहीं बोल सकता था ना। तो बोला कि हाँ सर सोचा है और भी, पर आर्मी प्रेफरेंस है, क्योंकि आई एम वेरी अवेयर ऑफ द आर्मी कल्चर, उसमें जॉब कैसे होती है, ये सब मैंने बोल दिया था। तो अच्छा गया था इंटरव्यू। पर जब मैं बाहर आया तो मुझे लगा नहीं था होगा। मतलब बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चंस ही? हाँ बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चंस, कोई मतलब हाई फाई कुछ नहीं था। अच्छा। तो मुझे लगा नहीं कि होगा यार, मुझे लगा इतने सारे बच्चे हैं टैलेंटेड, मेरा नंबर कहाँ से आएगा। राइट। तो हो गए, दे दिया। अब उसके बाद कुछ पता ही नहीं कि कॉल कैसे आएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो और कॉलेज वाले इतने हरामी साले 2 या 3 दिन में एटलीस्ट कॉलेज में एक लिस्ट आ गई कि ये बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हो गए। हाँ तो कॉलेज वालों ने क्या किया, बोर्ड पे चिपका दिया वो नोट। ये तो हमारे कॉलेजेस में होता था नोटिस बोर्ड्स रहते थे। तो कोई भी कंपनी आती है हायरिंग के लिए तो एक नोटिस चिपका देते थे। तो उन्होंने नोटिस चिपका दिया कि इन बच्चों का सिलेक्शन हो गया आर्मी में। तो उसमें मेरा नाम, मेरे दोस्तों का नाम। तो मैंने कहा यार सिलेक्शन कहाँ हुआ, ये तो पहला राउंड ही था। कॉलेज ने ऐसा प्रोजेक्ट किया कि इनको जॉब मिल गई है। हाँ तो उस चक्कर में 1-2 कंपनी ने उसमें बैठने नहीं दिया। उनको लगा कि यार इनको तो जॉब मिल गई है, इनको क्यों अलाउ करें। तो ये थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन था। तो मतलब वो उस मीम टाइप की तरह हो गया कि अरे मेरी सिलेक्शन हो गई। हाँ अब मुझे पता ही नहीं चला मेरी सिलेक्शन हो गई। पाकिस्तानी टीवी शो नहीं आता, यस यस, आपकी सिलेक्शन हो गई, तो ऐसा ही था। ये कब हुआ, ये पता ही नहीं चल रहा। तो एनीवेज वो हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या था कि बहुत सारे बच्चे थे, और फर्स्ट राउंड जो एसएसबी से पहले का था उसमें काफी बच्चे सेलेक्ट हो गए थे। तो धीरे धीरे अब क्योंकि सब एक दूसरे के बारे में जानते थे तो कुछ कुछ बच्चों को बोर्ड आने लगे, मतलब ये एसएसबी के बोर्ड। तो मेरे कुछ दोस्त थे वो, उनको इलाहाबाद सिलेक्शन बोर्ड आया, किसी को भोपाल का आया। मेरा खुद का दोस्त था उसको भी बैंगलोर आया, और मुझे पता ही नहीं कि मेरा बोर्ड कौन सा है, मुझे नहीं आइडिया था कुछ। तो वो इलाहाबाद के बोर्ड में गए जो बच्चे हमसे पहले, तो वो सब डिस्क्वालीफाइड होके आ गए, और डिस्क्वालीफाइड पहले दिन ही, मतलब आज गए। जैसे मेरा एक दोस्त था तो उसका था शायद 2 दिन के बाद का सिलेक्शन बोर्ड था। तो भोपाल पहुंचा, ट्रेन की रिजर्वेशन वगैरह कराया, भोपाल पहुंचा। एक दिन का ही गैप था, दूसरे दिन मैंने उसको वापस कैंपस में देखा। मैंने कहा भाई इतनी जल्दी आ गया। तो बोलता है भाई पहले दिन बाहर हो गया। तो मतलब ये एसएसबी में क्या क्या होता है, मतलब ये जो एग्जाम आप बोल रहे हो एसएसबी सबको देना पड़ता है ऑफिसर बनने के लिए, तो उसमें क्या क्या चीजें रहती है? अच्छा एसएसबी सबसे पहले होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ऐसा है उसका फुल फॉर्म। तो वहाँ बेसिकली जब कोई भी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट जिनको आर्मी में एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना है, तो वहाँ जाते हैं, और वहाँ डिफरेंट सेट्स ऑफ एग्जाम होते हैं, टेस्ट होते हैं बेसिकली। ठीक है। तो वो टेस्ट वहाँ कंडक्ट करते हैं, तो एक सेंटर है वो, तो वहाँ सब कुछ है, फैसिलिटीज हैं वो सारे टेस्ट कंडक्ट करने के लिए। अच्छा। तो वैसे करके इंडिया में जैसे कि एक इलाहाबाद का एक सिलेक्शन बोर्ड है, फिर भोपाल में है, मेरा जैसे था बैंगलोर सिलेक्शन बोर्ड है। तो ये सारे सेंटर्स हैं जहाँ वो बच्चों को डिवाइड कर करके भेजते हैं, और आप वहाँ जाते हो, और वहाँ अलग अलग टाइप के आपके टेस्ट होंगे।
और वो ऑफिसर्स ही लेते हैं, जो आर्मी में ऑलरेडी ऑफिसर्स हैं वही वो टेस्ट लेते हैं और आप वहाँ पे वो एग्जाम देते हो। उसके बाद का एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, मतलब बेसिकली 3-4 दिन का पूरा प्रोसेस रहता है जब आप पहुंच जाते हो वहाँ पे उसके बाद से। अच्छा। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे भोपाल में गए थे, वो रिजेक्ट होके आ गए, बहुत सारे इलाहाबाद गए थे। अब इलाहाबाद का एक फियर था उस टाइम पे, जो हमारे सीनियर्स थे, तो बोले यार इलाहाबाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बहुत टफ होता है, वहाँ सिलेक्शन ही नहीं होती, इतना कंपटीशन है, और जिसका हो गया हो मतलब बहुत ही हाई क्वालिटी का कोई स्टूडेंट होगा जिसका हो जाता है, नहीं तो वहाँ इलाहाबाद वाज फेमस कि यहाँ रिजेक्शन होते हैं, यहाँ सिलेक्शन नहीं होता है। अच्छा, मतलब अगर समझ ऐसा है कि अगर 150 बच्चे गए तो एक बच्चे का होगा। अच्छा, मतलब ये 3 जो सेंटर्स है उसमें से टफेस्ट इलाहाबाद है क्रैक करने के लिए। ओके। तो मतलब कितना तो बैच ही वॉश आउट हो जाता है, मतलब 600 बच्चे गए सब वापस, तो इट वाज दैट फियरफुल। तो वो इलाहाबाद का एक स्टैंडर्ड था। अब मेरा प्रॉब्लम क्या था, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा सिलेक्शन बोर्ड कौन सा है। अच्छा। हाँ, तो मुझे लगा कि यार शायद कुछ तो गड़बड़ हो गया, मेरा हुआ ही नहीं है सिलेक्शन, है ना। तो इवेंचुअली मेरे बहुत सारे दोस्त, तो आप जब आपको पता है कि आप सेलेक्ट हो गए हो, तो आप कुछ उसके बारे में तैयारी चालू करते हो ना, आपको जानना है कि वहाँ किस टाइप के एग्जाम होते हैं, आप वहाँ पहुंचोगे कैसे, है ना। अब मैं तो कभी मॉम डैड अपने माँ बाप के साथ अलग रहा ही नहीं, तो वहाँ जाऊंगा कैसे, रहूंगा कैसे, इसकी कोई जानकारी नहीं मुझे। तो अब मेरे इंटरेस्टिंगली जितने भी दोस्त गए थे वो सब साले पहले राउंड में ही बाहर होकर आ गए। तो ये भी नहीं पता चला कि टेस्ट कौन से होते हैं। अगर वो आगे जाते तो बता सकते थे ना कि इस टाइप के टेस्ट होते हैं, आपको ऐसा प्रिपेयर करना चाहिए, वैसा कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर भी आई थिंक दिसंबर या जनवरी में उनका, मैंने शायद उनके वेबसाइट पे मैं गया था, और आई डोंट नो मैंने सर्च कैसे करा था, पर नाम से ही शायद सर्च करा था, तो मुझे दिखा, एनीवेज मुझे दिख गया था कि मेरा बैंगलोर सिलेक्शन बोर्ड आ गया। ओके। हाँ, और वो था मेरा फरवरी में, वहाँ पे जाना था मुझे। तो अब बैंगलोर कैसे जाऊँ, कभी घर से बाहर गया ही नहीं, अकेले रहा ही नहीं। तो मैंने घर पे बताया कि मम्मी, पापा तो थे नहीं, पापा बाहर थे, कि मम्मी मेरा ऐसा ऐसा सिलेक्शन बोर्ड में सिलेक्शन हो गई है, मुझे जाना है वहाँ पे, और एग्जाम है, अगर दे दिया सब सही हो गया तो ऑफिसर बनूंगा। हाँ, तो मम्मी ने क्या किया, अगले दिन से मतलब 5 बजे उठाना चालू, उठ 5 जाना है ना, उठ चल भाग दौड़। अब मैं मम्मी को समझा रहा हूँ कि मम्मी वहाँ सिर्फ भागना दौड़ना नहीं है, और भी कुछ बहुत होता है। अब मम्मी इनोसेंट मम्मी, इनको क्या पता, तो रोज उठा के मुझे दौड़ाना चालू कर दिया मम्मी ने, उठो और भागो, मतलब प्रिपरेशन घर से ही चालू। हाँ, घर से चालू। तो मैं रोज उठता था, अरे यार नींद ही नहीं खुलती थी, 5 बजे तो ठंडी का टाइम था, तो रोज उठा के दौड़ाना चालू, रोज 2 किलोमीटर भागो, ये करो वो करो, तो वो सब तो हो गया। अब मैंने उसके बारे में पढ़ना चालू किया कि वहाँ होता कैसे है, क्या होता है। तो पता चला कि डिफरेंट सेट्स ऑफ एग्जाम होते हैं वहाँ पे, फर्स्ट डे पे ये होता है, सेकंड डे पे ये होता है, थर्ड डे पे ये होता है, ऑल स्ट्रक्चर्ड है, पूरा एक प्रोग्राम है। तो अब सबसे पहले जाना है, जाना कैसे है, तो ऑब्वियसली तब तो कार वार कुछ फ्लाइट से तो जाने का सवाल ही नहीं था, ट्रेन। तो लाइफ में मैंने पहली बार रिजर्वेशन करा। अच्छा, खुद से क्योंकि उससे पहले तो पापा करते थे, अब जाना मुझे था, तो मैंने रिजर्वेशन करा, रिजर्वेशन कर लिया। फिर पता चला कि कैसे कपड़े लेके जाने हैं। अब चाहे आप भले ही पहले दिन बाहर हो जाओ, पर आपको तैयारी तो 4-5 दिन की करके जानी है, कि 4-5 दिन अगर मैं रहूंगा तो इस टाइप के ड्रेस कोड होगा, ये जूते पहनना है, इस टाइप की ड्रेस पहननी है। ये हमें अपने सीनियर से पता चला कि वहाँ एक इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में आपको वेल ड्रेस्ड फॉर्मल कपड़े होने चाहिए। फिर जो टास्क होते हैं तो उसके लिए आपको एक पीटी टाइप के कपड़े चाहिए, शूज वैसे चाहिए। तो ये सब समझ लिया, थोड़ी शॉपिंग कर ली, बैग भर लिया। अब मेरे को पहले दिन से था कि यार मैं जाऊंगा ना, मैं पहले दिन ही बाहर हो जाऊंगा। अच्छा। ऐसा था, मतलब कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था मुझे, क्योंकि वैसी तैयारी थी नहीं मेरी, और मतलब वैसा मैं डीपली इन्वॉल्व भी नहीं था उसमें कि मुझे यही चाहिए, ऐसी फीलिंग नहीं थी मेरी। तो मुझे लगा कि जाऊंगा तो पहले दिन ही बोरिया बिस्तरा बांधना पड़ेगा, पर पैकिंग तो करनी है, तो 4 दिन की पैकिंग कर ली। वैसे अब सब हो गया, फाइनली डेट पता चल गई, फरवरी में था, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है लेकिन अभी। अच्छा। तो घर से निकला, तो एक हाथ में लगेज और बहुत सारे सवाल मन में कि वहाँ करूँगा क्या, एग्जाम कैसे दूंगा। वो तो मतलब नेचुरल है, वो ना बटरफ्लाइज तो रहती है हमेशा। तो उसे सामान वामान पैक किया, मम्मी ने खाना वाना बनाया, 2 दिन का खाना दिया कि अगर वापस आना पड़े सेम डे तो खाना तो चाहिए। तो 2 दिन का खाना वाना पैक किया, पहुंचा स्टेशन, ट्रेन पकड़ी। अब तू एक चीज देख, पहली बार मैं जा रहा था, बैंगलोर उतरा, और बैंगलोर जब मैं पहुंचा तो स्टेशन बहुत अच्छा है बैंगलोर का, रेलवे स्टेशन पुणे से तो बहुत ही बेहतर है। अच्छा। वहाँ उतरा तो ऑलरेडी स्टेशन पे काफ़ी भीड़ थी, तो ठीक ठाक भीड़ थी।
तो मुझे ये आइडिया नहीं था कि स्टेशन पे उतर के क्या करना है। आई थिंक थोड़ा बहुत पता था कि शायद अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो जो कम्युनिकेशन आता है ना उसमें था कि आपको एक जगह पे वेट करना है, आप उतरोगे और 2:30 या 3 बजे, अब मुझे बाकी सिलेक्शन बोर्ड का नहीं पता बैंगलोर में, लेकिन क्या होता है आप जब उतरते हो स्टेशन पे, वहां से जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जगह है, डेस्टिनेशन है, वहां तक आपको खुद नहीं जाना। उनकी बस आती है। अच्छा। हाँ, आर्मी की एक बस आती है, उसमें आप बैठोगे और वो आपको लेके जाएंगे। और बाकी सर्विस सिलेक्शन में ऐसा होता है, आई एम नॉट टू श्योर, तो दोस्तों से मुझे ये सब पता नहीं था, बस था कि आपको एक जगह पे वेट करना है। वहाँ मैं पहुंच गया, ट्रेन पहुंच गई थी सवेरे 9 बजे, और 9 से 3 बजे तक क्या करूँ मैं, वही ट्रेन में बैठा रहा, पढ़ा रहा। फिर एक तूने पता नहीं, तूने कभी एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, जब भी तू कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देता है ना, या तैयारी करते हैं, जाना चाहता है या वहाँ पहुंच जाता है, तो स्टूडेंट्स जो है ना वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं, है ना। तो वहाँ मैं पहुंच गया, अब बैठा हूँ तो ऐसे 2-4 लोग आके बात करने लगे, अच्छा आपका नाम क्या है, अच्छा आप एसएसबी के लिए आए हो क्या। तो ये एक वो पता नहीं कैसे एक पहचान लेते हैं कि यार ये बंदा उसी चीज के लिए आया लग रहा है। क्योंकि सेम एज के बच्चे बहुत सारे बैंगलोर स्टेशन पे खड़े रहते होंगे या फिर वेट करते होंगे बस के लिए आने के लिए, तो शायद वो पैटर्न बन गया होगा शायद। हाँ, तो एनी हाउ हम पहुंच गए, 2-3 लोगों से इंटरेक्शन स्टार्ट हो गई। तो उसमें से एक जो बच्चा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, उसका वो रिपीटर बैच था। मतलब इससे पहले वो एक बार एसएसबी दे चुका था। अच्छा, एसएसबी में भी विद इन मतलब कुछ एज तक आप 2-3-4 बार भी दे सकते हो, है ना। तो जब मैं पहुंचा तो मेरा तो फर्स्ट टाइम था, पर जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ तो उसमें बहुत सारे थे जो रिपीटर बैच थे, बहुत सारे थे जो फर्स्ट टाइम ही आए थे। तो ये पूछने लगे यार क्या तैयारी करी है, क्या पढ़ा है तुमने, ये सब बातें जो नॉर्मल एक 20-21 साल के बच्चे जॉब लेने के ख्वाब में आए हैं, तो ये सब बातें होने लग गई। अब वो तो स्टेशन पे थे, जब हम स्टेशन से बाहर गए, माय गुडनेस, मतलब इतने सारे बच्चे मैंने लाइफ में पहली बार देखे जो एक जगह जाने के लिए खड़े हैं। आई थिंक मुझे अच्छे से याद है 350 या 400 बच्चे का वो बैच था पूरा, जिस बैच में मैं गया था। अच्छा। हाँ, बस आई, अब उसमें सामान लादना चालू हुआ, फिर बस में सबको बिठाया, और जब बस में मैं बैठा तो फर्स्ट टाइम देखा कि यार इतने लोगों के साथ मुझे compete करना है अगले 4 दिन। तो थोड़ा सा एक डर सा आ गया कि यार इतने लोग हैं यहाँ पे। मुझे लगा था यार 20-25-30 लोग होंगे, वहाँ 400 लोग दिखे मुझे, 400-450 लोग, हालत खराब हो गई। तो पहली बार तो मैं घर से ही बाहर गया, अब इतने सारे लोग, उनमें भी मुझे एग्जाम देना जाके, तो वो एक फीलिंग, मतलब नर्वसनेस जो कहते हैं ना, तो पहली बार एहसास हुआ। और जब मैं यहाँ से निकला था तो पूरे ट्रेन मैंने सोचा ही नहीं था, जब मैं जर्नी कर रहा था पुणे से बैंगलोर, कि मुझे वहाँ पे सेलेक्ट होना है, ये सब मैंने कुछ नहीं सोचा था। मैं बहुत चिल होके गया था कि ठीक है जाऊँगा, जो होगा होगा, देखा जाएगा। पर जब मैं उस बस में बैठा, जो बस लेके जा रही थी हमें बैंगलोर स्टेशन से एसएसबी सेंटर, उस टाइम पे एक फीलिंग आने लगी कि यार नाउ इट्स सीरियस बिजनेस, सेलेक्ट होना है क्या, कैसे होगा, थोड़ी स्ट्रैटेजी दिमाग में चलने लगी कि अगर ये पूछा तो क्या जवाब दूंगा। तो पहली बार मुझे ज्वाइन करना है, इसकी जो फीलिंग थी वो मुझे बस में आई, इतने सारे लोगों के बीच में। पहुंच गए बोर्ड, वहाँ उतरे, सबने अपना सामान उतारा, और सारे बच्चे एक हाथ में अपना लगेज, और सब, मतलब आई कैन सेंस, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ, मतलब एक होता है ना, एक ड्रीम लेके आए थे कि यहाँ से वापस नहीं जाना। अच्छा, हाँ, यहाँ से अब ये जॉब लेके जानी है, ये यूनिफॉर्म पहन के जाना है। तो आंखों में जो हल्का सा वो ना, थोड़े से जब आप मॉइस्ट आंखें हो जाती हैं, जब आप बेसिक वो कोई भी इंसान अगर आर्मी के लिए जब आप वो एसएसबी बोर्ड में जाएगा ना, तो वो एक माहौल बन जाता है। हाँ, थोड़े से आप इमोशनल हो जाओगे, थोड़े से आंखें आपकी मॉइस्ट हो जाएंगी, थोड़े दिल में ख्वाब आ जाने लग जाते हैं, और एक हाथ में आपका लगेज होता है। वहाँ पे कुछ आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई रेड कारपेट वेलकम नहीं है, अच्छा अपना सामान लेके चुपचाप से खड़े हो जाओ लाइन में। तो पहुंचे हम लोग, सामान लेके खड़े हो गए, और उसके बाद से फिर हमारा जो जर्नी था एसएसबी का, वो वहाँ से स्टार्ट हो गया। तो फर्स्ट डे जो आपका एसएसबी का ओवरऑल क्या बोल सकते हैं, जर्नी या फिर जो आपको एग्जाम्स देने थे उसके थ्रू, तो फर्स्ट डे पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि यहाँ तक तो मैं पहुँच गया, बट इसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, मतलब यू हैड एनी आइडिया? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मेरे लिए था बस मैं एग्जाम देने गया हूँ, और जैसे मैंने बताया, मैं सेंटर में पहुंचने से पहले तक तो मैंने सोचा ही नहीं था कुछ। जो भी दिमाग में थॉट्स आए वो सेंटर में पहुंचने के बाद ही है, क्योंकि वो माहौल ही ऐसा बना देता है ना। तो इंटरेस्टिंग था कि जब हम उतर गए तो लाइन में सब खड़े हो गए,
तो एक ऑफिसर आया, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, पर उसने कुछ छोटी सी स्पीच टाइप की दी थी कि आपको मतलब बेसिकली डूज एंड डोंट्स बताया उसने, आप यहाँ पे अगले 4 दिन या 3 दिन क्या करने वाले हो, वो उसने पूरा ब्रीफ किया और बताया कि यहाँ से आपकी जर्नी कैसी होगी, आप फर्स्ट डे पे क्या करोगे, है ना, आपको कौन कौन से फॉर्म्स भरने हैं, और हम सब खड़े हैं लाइन में, उसने लाइन लगा ली थी सब लोग, और मैंने पहली बार देखा इतने सारे लोग इतने डिसिप्लिन, मतलब जैसे उतरे जैसे एक उस्तादी टाइप के ही थे, वो आए, उन्होंने बोला लाइन में लग जाओ सब, सबने तुरंत 5 मिनट में लाइन एकदम परफेक्ट सबने लगा ली, सब एडजस्ट हो गए। मतलब इंडियन रोड्स पे जितना डिसिप्लिन नहीं दिखेगा उतना एक एसएसबी बोर्ड पे दिख आप जाओ, आप अपने आप डिसिप्लिन में आ जाओगे, राइट, अब कोई नहीं बोलेगा आपको, आया वो, और ऐसा नहीं कि सब आर्मी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सबको, बहुत सारे सिविलियंस थे, 90% सिविलियंस ही थे, तो आया, उसने बोला लाइन में लग जाओ, सबने लाइन लगा ली, पूरे 400 बच्चे 5 मिनट में सब एक लाइन में आ गए। और फिर एक ऑफिसर है, तो उन्होंने बेसिकली ब्रीफिंग दी कि आप यहाँ पे हो तो आप क्या करोगे अगले 3 या 4 दिन, फर्स्ट डे आपका कौन से टेस्ट होंगे, सेकेंड डे कौन से होंगे, डूज एंड डोंट्स बताया कि आपको कैंपस के बाहर नहीं जाना है, कैंपस में हमें एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, सिर्फ वहीं तक जाना है, उसके बाहर नहीं जाना है, ये सब उन्होंने बता दिया। अब वो हो गया, वो बोल के चले गए। अब उसके बाद यार मुझे याद है कम से कम 10 या 12 फॉर्म भरवाए उन्होंने। अच्छा, 10 या 12 फॉर्म, बहुत टाइप के फॉर्म थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। आपका एजुकेशन डिटेल्स आप भरो ना, उसकी हमको मतलब वो तो पहली जब कम्युनिकेशन आता है कि इस दिन आपका सिलेक्शन बोर्ड में आपको जाना है, तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं उसमें, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, किस किस का जीरोक्स लेके जाना है, ओरिजिनल क्या क्या लेके जाना है, तो वो सब आप लेके जाते हो। पर वहाँ पे वो सबने भरवाया उन्होंने कि 10th में क्या मार्क्स हैं, 12th में क्या मार्क्स थे, इंजीनियरिंग में क्या मार्क्स थे, उसके सर्टिफिकेट्स लगाओ, आपने वो सब भर दिया। और वहाँ पे जहाँ तक मुझे आ रहा है शायद 2 या 3 लोग थे, आर्मी के ही लोग थे, जो अपनी डिटेल्स भरी है उसको वेरीफाई करेंगे। अच्छा, जो भी डिटेल्स आपकी ओरिजिनल्स के साथ। जहाँ तक मुझे याद है शायद जो रिजर्वेशन का पैसा लगता है ना, वो शायद वो रिटर्न देते थे। अच्छा, आई एम नॉट टू श्योर दिया, हाँ शायद देते हैं, क्योंकि उसका एक फॉर्म भरवाते हैं वो वहाँ पे कि जो आपका रिजर्वेशन का पैसा खर्च हुआ है उसका 50% या समथिंग, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, पर कुछ पैसा रिटर्न मिलता था। तो उसका भी एक फॉर्म वो भरा देते हैं, वहाँ पे आपको अपनी टिकट्स लगानी है, कौन सी ट्रेन से आया, वो सब भर भर के, मतलब सब कुछ इन आउट डिटेल्स आपकी भर ली जाएंगी, आप उसको दोगे, वो वेरीफाई करेगा, एक सील मारेगा कि दिस डॉक्यूमेंट्स आर नाउ वेरीफाइड, और फिर आपका वो दिन वहाँ खत्म होता है उस दिन। तो ये सब हो गया। अब सब इतनी जर्नी करके आए, सब थक के एकदम, मतलब हालत खराब है यार, क्या कर रहे हैं। तो फिर पहली बार जितने बच्चे, अब मेरे को तो बैरक्स की आदत है, मैंने देखा है कि बैरक्स कैसे होता है, बंक बेड्स क्या है, ये सब देखा था। जो सिविलियंस थे उनको कुछ आइडिया नहीं, तो हमको रूम्स अलॉट होता है वहाँ पे जाके, कि रात को वो नहीं जाने देते, क्योंकि अगले दिन से सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा, दिन भर पूरा थक। बैंगलोर में तो एटलीस्ट यही होता है। तो आप वहाँ जाते हो, सब भर लिया आपने, फिर आप अपने अपने रूम्स में जाओगे, रूम्स में जाओ, उस रात को सो, और अगले दिन हमें टाइम बता दिया जाता है कि आपको 5 बजे उठना है, और 5:30 या 6 बजे समथिंग आपको नीचे आना है। उसमें आपको अपना ब्रेकफास्ट भी खत्म करना है। ओके, हाँ, तो ये पूरा होता है, मतलब एक टाइम टेबल दे दिया था, डिसिप्लिन, हर चीज का टाइम है। तो हो गया, इतने सारे लोग, एक एक रूम में 6-6 बंदे, है ना, और गए सबने अगले दिन का सवेरे का टाइम बता दिया था हमें कि 6 बजे आपको नीचे मिलना है। तो सबने टाइम लगा लिया, अपना अलार्म सेट कर लिया, अलार्म सेट हो गया, और फिर सब अपने वॉशरूम गए, सबने शेविंग करी। मैंने फर्स्ट टाइम इतने सारे लोगों के साथ मिलकर शेव किया, 6 लोग एक साथ बैठ के शेव कर रहे हैं। फिर नहाया, सबने फ्रेश हो गए, और फिर आप अपना ड्रेस पहनोगे, और फर्स्ट डे आपको फॉर्मल ड्रेस पहननी पड़ती है, क्योंकि उस दिन इम्पोर्टेंट डे है वो। तो आप अपने फॉर्मल ड्रेस पहनोगे, अपने बैरक से निकलो, नीचे जाओ, ब्रेकफास्ट करो, और लाइन में आके खड़े हो जाओ। तो मतलब जो 4 दिन का जो जर्नी है उसके लिए रेडी हो जाओ। तो ये जो 4 दिन में मैंने सुना है कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के टेस्ट्स होते हैं, जैसे फिजिकल टेस्ट हो गए, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गए, GTO करके एक टेस्ट होता है, उस साइकोलॉजिकल में भी बहुत सारे टाइप्स है, TAT, SAT, SRT। तो मतलब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके टेस्ट कौन से हुए थे, एंड 1 बाय 1 जाते हैं, मतलब आपने पहला टेस्ट कौन सा दिया, देन सेकंड, एंड देन सो ऑन एंड सो ऑन। तो जैसे मैंने बताया, फर्स्ट डे तो यहाँ पे एंड हो जाता है आपका, पूरा पेपर वर्क में चला जाता है। सेकेंड डे नाश्ता करके जब हम लाइन में खड़े हो गए, तो एक ऑफिसर आते हैं, उन्होंने बताया कि आज आपका स्क्रीनिंग होगा। फर्स्ट डे स्क्रीनिंग, मतलब तू ये समझ कि हमको पहले से पता है, ये हमारे सीनियर्स ने हमें बता दिया था कि अगर 400 लोग जा रहे हैं तो उसमें से बहुत अगर अच्छे हो गए तो 30-35 बचेंगे, बाकी सबको घर वापस जाना है।
अच्छा, मतलब फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट इज द वन जहाँ पे मोस्टली कट ऑफ होता है। मोस्टली अच्छा। मतलब सारा जो बहुत ही कम लोग, मतलब 10% लोग भी नहीं बचते ओके। स्क्रीनिंग में ही। अब स्क्रीनिंग में क्या होता है, स्क्रीनिंग में एक बड़ा सा रूम होता है, ओके। उसमें एक या दो रूम में सब लोग आ जाते हैं मोस्टली। तो आप जाते हो, आपको आपका चेस्ट नंबर वगैरह मिल जाता है तब तक, ओके। है ना, एक एक स्टूडेंट को उसका चेस्ट नंबर मिल जाएगा। तो मुझे याद है मेरा चेस्ट नंबर था शायद 9। ओके। फर्स्ट, हाँ 9 था मेरा चेस्ट नंबर। और वहाँ पे कोई आपको नाम से नहीं बुलाएगा, ओके। कोई नाम नहीं, कोई सर, कुछ नहीं, सब चेस्ट नंबर। ओके। चेस्ट नंबर 3, चेस्ट नंबर 4, चेस्ट नंबर 5, चेस्ट नंबर 9, ऐसे ही सब चेस्ट नंबर में बात होगी। तो हम रूम्स में जाते हैं अपने, वहाँ होते हैं 2 टेस्ट। एक जो पहला होता है आई थिंक हाफ एन आवर या 1 आवर का होता है, मे बी एनालिटिकल थिंकिंग टाइप का टेस्ट होता है। ओके। उसमें बहुत सारे शेप्स अब हमने दिए ना, हाँ। जो ऑब्वियसली इंटेलिजेंट क्वेश्चन। हाँ इंटेलिजेंट क्वेश्चन हाँ। टेस्ट होता है आपका बेसिकली, कि शेप्स दिए हैं, 4 शेप्स हैं, आप राइट। 3 शेप्स दिए, आप थर्ड शेप उसका बेसिकली प्रेडिक्ट करो, पैटर्न आइडेंटिफाई करो, पैटर्न ये आइडेंटिफाई हाँ, करो, right. नंबर्स के ऊपर Yes. रहेगा, थोड़े से मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत हाई फाई नहीं होता बट नॉर्मल। ओके। आप वो टेस्ट दोगे, वो हो जाएगा। उसके तुरंत बाद एक दूसरा टेस्ट होता है, और वो सबसे इंटरेस्टिंग टेस्ट है। अच्छा। उसमें क्या होता है, आपको कुछ सेकेंड्स के लिए, अच्छा वहां पे जितने भी टेस्ट होते हैं ना एसएसबी में, उसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। आपको इन्फिनिट टाइम नहीं मिलेगा, सेकेंड्स में बात होती है, मिनट्स में बात होगी वहां पे, है ना। अच्छा। तो ये जो टेस्ट है ये भी मिनट्स का ही टेस्ट है। तो आपको एक पिक्चर दिखाएंगे, कुछ सेकंड्स के लिए पिक्चर रहता है। तो उसमें बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि उसका मेन कैरेक्टर क्या है, स्टोरी क्या होगी उस पिक्चर का, मतलब उस पिक्चर को देख के आपने क्या सीखा, क्या गैदर किया फर्स्ट, ओके, है ना, और आपको एक स्टोरी लिखनी है। अच्छा, ये भी स्क्रीनिंग टेस्ट का ही पार्ट था? स्क्रीनिंग का ही पार्ट रहता है ये। ओके। आपको स्क्रीनिंग बोल रहा हूँ, जो स्टोरी लिखनी है आपको उसका टाइम रहता है, आई थिंक हाफ एन आवर या समथिंग कुछ टाइम रहता है। ओके। उस टाइम में आपको एक पूरी स्टोरी लिखनी है। तो उसमें बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका मेन कैरेक्टर क्या है, आपकी स्टोरी क्या है, और आप क्या बताना चाहते हो, मतलब एक ऐसे प्रॉपर, हाँ ऐसे कह ले तू उसको। और वो लिख कर आपको बताना नहीं है कुछ, ओके, वो स्टोरी लिख देनी है आपको। कुछ सर्कल करने पड़ते हैं कि ये सर्कल कर रहा हूँ, ये मेरा मेन कैरेक्टर है, ये मेरा स्टोरी है, उसका टाइटल लिखो, आप लिख दो पूरी स्टोरी। ओके। वो लिखते हो और तुरंत वो टेस्ट खत्म होता है। एक जो लोग होते हैं जो पूरा कंडक्ट करते हैं वो आते हैं, आपसे वो पेपर ले लेते हैं, हो गया। अब क्या होता है, उसके बाद होता है ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, एक ग्रुप बनाएंगे आपका, 15-16 लोग होंगे। मेरे टाइम में तो शायद 15-16 ही लोग हैं। आपको एक रूम में जाना है, जो स्टोरी आपने लिखी है वो नरेट करनी है वहाँ पे। ओके। हाँ, पर वो बहुत टाइम के लिए नहीं होता है। अब वहाँ जब आप जाते हो तो उसके अलग रूल्स अलग हैं। वहाँ पे एक ऑफिसर बैठा होगा, और ये सारे हाँ एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज, इस टाइम पे जो ऑफिसर आपसे इंटरेक्ट करेंगे ना, वो सब ड्रेस में नहीं होता है। अच्छा। सब सिविल ड्रेस में रहेंगे, कोई यूनिफॉर्म में नहीं रहता। ओके। हाँ, तो उसमें आर्मी के ऑफिसर्स रहेंगे, देन साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, ऐसे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। तो जब आप वहाँ जाओगे तो एक जो मेन उसको लीडर, मतलब लीडर ही कह ले, जो पूरा ये एसएसबी कंडक्ट कर रहा है, तो वो बताएगा आपको नियम कि जब आपको स्टोरी बतानी है तो आपको हमारी तरफ नहीं देखना। अच्छा। आपको कोई ग्रीट करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने जो ये जितने लोग बैठे हैं इनकी तरफ देख के बात करनी है और अपनी स्टोरी बतानी है। और जैसे ही आप वो स्टोरी बताओगे वो नेक्स्ट बोल देता है। मतलब टाइम का पूरा, मतलब 30 सेकंड्स को अगर स्टोरी पसंद आई, आप क्या बोलना चाहते हो, वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि आपकी स्टोरी किधर जा रही है। राइट। तो बहुत फास्ट होता है वो। तो आप जैसे जैसे स्टोरी बता रहे हो, आप आधे ही तक पहुंचे, तब तक वो बोल देगा नेक्स्ट, तो आपका टाइम खत्म, अब नेक्स्ट बंदा बोलेगा। 15-16 लोग को ऐसे ही होता है। तो ऐसा नहीं कि आपको अपनी पूरी स्टोरी एंड से शुरू से लेके एंड तक बोलने का टाइम, बेसिक जजमेंट वहीं पे पास हो जाता है। हाँ वहीं पे पास हो जाता है। और जब आप सब लोग अपनी स्टोरी बता लेते हैं तो उसके बाद होता है जीडी। ओके। मतलब उसके बाद होगा डिस्कशन उसके ऊपर। अब तुझे पता है डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन सब कूद जाओ। जाते अब कुछ बच्चों को उसमें ऐसा लगता है कि मैं जितनी जोर से बोलूंगा मेरे सेलेक्ट होने का चांसेस उतने बढ़ेंगे। राइट। हाँ, तो अब वो कैसे जज करते हैं अब तो नहीं पता। उसके बाद जब डिस्कशन स्टार्ट होता है ना, वो मतलब इतना एग्रेसिव होते हैं उसमें लोग। अच्छा। आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं बैठ के मेरे को नहीं, आपको कूदना पड़ेगा। राइट। तो अब वो बोलो। मैंने ट्राई करा 2-3 बार पर हुआ नहीं मुझसे, टू वेरी ऑनेस्ट। इतना उसमें चिल्ला पुकार इतना हो जाता है ना कि आप ठीक से बोल नहीं पाओगे। आप बराबर। आपको बिलीव करना पड़ेगा कि जो आपने स्टोरी लिखी थी ना वो अच्छी है। अगर वो आपकी स्टोरी अच्छी है तो आप थ्रू हो सकते हो। अगर आपकी स्टोरी अच्छी नहीं है तो जीडी में आप जितना भी चिल्ला लो, जो कर लो, नहीं होगा, चांसेस बहुत कम है। ओके। तो ये हो जाता है। अब ये होने के बाद सब बाहर आ गए, है ना, इतने सारे बच्चे। खाना खाओ, खाना खा लिया, उसके बाद वेट करो
अब जब स्क्रीनिंग जब ये हो जाता है ना, खाना खाने का मन नहीं करता है, राइट। क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत रहती है, अरे यार। और बैक ऑफ द माइंड वही हाँ। चलता रहता है कि ये सिलेक्शन होगा कि नहीं हाँ, होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगले 3 दिन मैं रुकूंगा कि नहीं यहाँ पे। हाँ, कल ही तो आया था, फर्स्ट डे में ही बाहर। फर्स्ट डे में ही बाहर, सेकेंड डे में बाहर, ऐसा हो जाता है। हम्म, तो आप खाना खाते हो, खाना आधे लोग तो खाना ही नहीं खाते, मतलब भूख ही नहीं, मतलब वो कहते हैं ना कि खाना उतरता ही नहीं है गले के नीचे, फिर भी आप खाना वाना खा ले, तो उसके बाद वो जानबूझ के आपको वेट कराएंगे। अच्छा। वो आएंगे 1-2 घंटे के बाद, तब तक आप एकदम खत्म हो चुके हो, बस आपको चाहिए कि बताओ यार रिजल्ट। तो एक ऑफिसर आएगा और आपको रैंडम नंबर, आपको आपका चेस्ट नंबर पता है, अब जो सेलेक्ट हो गए हैं वो कोई सीरियल नंबर में नहीं बताते हैं, ऐसा नहीं कि चेस्ट नंबर 1, चेस्ट नंबर 2, ऐसा नहीं, चेस्ट नंबर 88, चेस्ट नंबर 100, चेस्ट नंबर 2। अच्छा, मतलब वो कॉल आउट करते हैं कौन सिलेक्ट हो चुका है, कौन सेलेक्ट हो गया, तो 100 से सीधा 2, 300 से सीधा 20, ऐसे करके। तो अगर जैसे मेरे को क्या लगा था, मेरा चेस्ट नंबर 9 था, तो मेरा 9 आया ही नहीं स्टार्ट में, मुझे लगा हो गया खत्म। उन्होंने कुछ बोला था चेस्ट नंबर 87 एंड देन चेस्ट नंबर 9, ऐसा कुछ था मुझे जहाँ तक याद है। तो जैसे बोला चेस्ट नंबर 9, मैं खुश, मैंने कहा हो गया। हो गया। मतलब मेरा पहली जीत मुझे क्या थी कि मुझे पहले दिन नहीं जाता यार बाहर, रुकना है मुझे यहाँ पे। तो 9 हो गया सेलेक्ट। तो जैसे मैंने बताया कि आई थिंक 300 या 400 बच्चे आए थे, उसमें से 25 या 26 बच्चे ही स्क्रीनिंग क्लियर कर पाए। राइट, वो हो गया। अब जितने बच्चे आए थे उन सबका बैग पहले से भरा रहता है बेचारे। हाँ, जैसे आप आए हो गाड़ी में बैग डालो और निकल जाओ। तो लेकिन अच्छी बात है कि वो फिर से उनको रेलवे स्टेशन तक छोड़ते हैं और आपको जैसे जाना है आप वहाँ से जा सकते हो। ओके। अब हम रुक गए। अब रुकने के बाद लगा कि यार चलो कुछ तो अचीव कर लिया, फर्स्ट डे तो रुक गए। तो जब आप वो 25-26 लोग रुक जाते हो ना, तब थोड़ी सी दोस्ती हो जाती है, आप एक दूसरे को जानते हो, ग्रुप छोटा हो जाता है ना। और उसके बाद आपको एक नया चेस्ट नंबर मिलता है। ओके। तो मेरा 9 था फर्स्ट, उससे हटकर जब मैं सेलेक्ट हो गया स्क्रीनिंग, तो मुझे मिला चेस्ट नंबर 3, मुझे 3 मिला। और 26 या 27 बच्चे थे हमारे ग्रुप में। और फिर से आपको कुछ फॉर्म्स भराते हैं वो, ओके, है ना, आपके एड्रेस डिटेल्स भराएंगे, बहुत टाइप के कुछ ना कुछ फॉर्म भराते हैं वो। और फिर उस दिन आपका रेस्ट डे हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस होते होते 2-3 बज जाते हैं आपके। और फिर आप रेस्ट कर सकते हो, फॉर्म भरो, अपना चेस्ट नंबर लो, वो रूम्स आपको अलॉट हो जाते हैं वापस, आप वो जाओ और रेस्ट करो बेसिकली। ओके। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब नया चेस्ट नंबर मिला मैं रूम में गया और फिर फ़ोन किया अपने घर पे मॉम को और बताया कि हाँ फर्स्ट राउंड तो हो गया है मेरा, अभी 2-3 दिन तक मुझे फ़ोन मत करना, मैं यही हूँ 2-3 दिन तक। नाइस। होने के बाद बताऊंगा आपको। वो एक अलग फीलिंग होता है। हाँ, वो एक अलग फीलिंग होती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग है, जब आप रुक जाते हो ना, जब फर्स्ट आप स्क्रीनिंग निकल जाते हो, तो अगले दिन का वो पहले ही आपको ब्रीफ कर देते हैं कि आपको नेक्स्ट डे कौन कौन से आपके टेस्ट होने वाले हैं। तो जैसे तूने बोला बहुत सारे टेस्ट होते हैं, स्क्रीनिंग हो गई, अब सेकेंड डे से टेस्ट आपके होंगे। तो उसमें आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ओके, आपके ऑब्स्टिकल टेस्ट होते हैं, फिजिकल होता है, इंटरव्यू होता है और लास्ट कॉन्फ्रेंस रहता है। ओके। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर्ड है। तो जब हम सब अपने रूम्स में चले गए, तो एक रूमर कि यार कल ना सब अपना जो भी नहा वहा के आओगे तो ऐसे मत चले जाना। मैंने पूछा क्यों? बोलते हैं शायद ऐसा सुना है मैंने कि आपके जाने के बाद वो आपके पीछे आके आपका बेड चेक करते हैं कि आप अपना बेड ठीक से सही रखते हो कि नहीं, आपके सामान ऑर्गेनाइज है कि नहीं। क्योंकि तू ये समझ, जब तुम एसएसबी सेंटर में हो ना, तो एवरी डे एवरी मिनट तुम सिर्फ जज किए जाओगे अपने ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज पर, राइट, और कुछ नहीं। राइट, आपका बिहेवियर इट शुड बी लाइक एन ऑफिसर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपके प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, एवरीथिंग, ओनरशिप, स्किल टू इन्फ्लुएंस अदर्स, ये सब ऑफिसर लाइक क्वालिटीज पे ही जज होते हो आप। एसएसबी में और कुछ नहीं होता, राइट। जो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज है, बहुत सारी क्वालिटीज हैं, उस पे आप जज किए जाओगे। और उसको जज करने के लिए उनके अलग अलग टेस्ट बने हुए, डिजाइन। अब जब मैं सोचता हूँ तब मुझे समझ आया कि आप हो कुछ नहीं रहा है वहां पे, आपको कोई कुछ बता नहीं रहा, आप हर वक्त जज किए जा रहे हो, हर एक मूवमेंट टैप हो रहा है जैसे ये होता है। और वो जज करने के उनके टेस्ट हैं, राइट, है ना। तो ये इस टाइप का ही एसएसबी पूरा डिजाइन होता है, इसलिए पता ही नहीं चलता। जब आप रिजेक्ट भी हो जाओ या सिलेक्ट हो जाओ तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप सेलेक्ट क्यों हो गए, आपको नहीं पता। आप रिजेक्ट हो गए तो वो आपके बताते नहीं है आकर, वो आपको नहीं बताएंगे कि यार ये आपका ये वाली क्वालिटी ना नहीं थी, या ये क्वालिटी आपने ओवर कर ली, ऐसा कोई नहीं बताता। रिजेक्ट, घर, सेलेक्ट हो गए, यहाँ रुको, ओके, बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। तो हमने वो टेस्ट दे दिया, सेलेक्ट हो गए, बैरिक्स में गए। नेक्स्ट डे अब मेन जो बैटल है नेक्स्ट डे से चालू हो गई। तो सबसे पहला मुझे याद है आई थिंक ग्रुप डिस्कशन था
ओके। तो पहले तो अपने बड़े ग्रुप के साथ दिया है, हम्म। अब आपके ग्रुप छोटे हो गए, राइट। तो अगर 25 लोग हैं तो 5-5 के ग्रुप बना लेते हैं वो। ओके। तो उसमें फॉर एंड अगेंस्ट हम्म। जो हम सब ने कॉलेज में दिया, तो फॉर एंड अगेंस्ट करके आपको एक टॉपिक मिल जाएगा, हम्म। तो उस टॉपिक पे आपको बोलना है, सेम टाइम Right. रहेगा और उस Right. टाइम में आपको बोल देना है वो सब। राइट। तो पहला तो वो हो गया। उसके बाद एक टेस्ट होता है जिसमें ना वो क्या करते हैं, आपको एक ऑफिसर होगा, वो आपको एक सिचुएशन देता है, एक्सप्लेन करेगा। मतलब अगर मैं तो एग्जांपल दूं तो ऐसा समझ, अब मुझे मेरा वाला याद नहीं आ रहा क्या था, उन्होंने, अगर मैं तो एग्जांपल दूं ऐसा कि एक गांव है, उस गांव में इतने सारे लोग हैं, मान ले 200 लोग हैं, और अचानक से उस गांव में कुछ डकैतों ने हमला कर दिया, अच्छा। है ना। तो आप एज अ यंग बॉय और यंग चाइल्ड ऑफ दैट विलेज, आप कैसे उन डकैत्स को रोकोगे अपने गांव लूटने से। सडनली पता चला आपको कि उसी गांव में एक घर है जिसमें आग लग गई है। अच्छा, मतलब एक टोटल सिनेरियो दे दिया हाँ, आपके पास। उसमें एक आग लग गई है, उसमें एक 1 साल की बच्ची है, ओके। और जो उसके पेरेंट्स हैं वो हेल्प नहीं कर सकते, वो बाहर हैं, तो आप उस बच्चे को कैसे बचाओगे। तो एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपको दे दी जाएगी। इंटरेस्टिंग। हाँ, और ये सिचुएशन आपको समझनी है, याद रखनी है, कोई पेपर नहीं मिलेगा आपको। राइट। शायद पढ़ने के लिए मेरे ख्याल से ना जो सिचुएशन रहती है आप एक बार पढ़ सकते हो, उसका पेपर पे वो लिखा रहता है, तो वो पास ऑन होता है, तो पूरे ग्रुप में आपको पढ़ लेना है। वो पढ़ने के बाद आप इंडिविजुअल उसके बारे में आपको लिखना है। अच्छा। कि आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे अपना प्लान, आप गांव को डकैतों से कैसे बचाओगे, आप उस बच्ची को जिसके घर में आग लग गई है उसको कैसे बचाओगे। ओके। तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसके अंदर 2-3 प्रॉब्लम्स वो दे देता है, तो आपको लिखना है वो चीज। आपने वो लिख लिया तो ये टेस्ट होता है। लिखने के बाद उस पर फिर से डिस्कशन होगा। ओके। हाँ, और एक कंक्लूजन या एक फाइनल प्लान आपको निकालना है। अच्छा। है ना, तो यहाँ पे वही चीज स्किल टेस्ट हो जाता है आपका, Right. कि आप इन्फ्लुएंस कैसे कर सकते हो। आपको वहां पे साबित करना है कि किस तरह से आपका प्लान इज द बेस्ट, आपने जो लिखा है वो बेस्ट है, तो ये जज हो जाएगा, वो क्वालिटी जज करेंगे आपकी। तो वो टेस्ट होता है। उसमें भी कभी भी मतलब कभी भी एक फाइनल कंक्लूजन बनता नहीं है, क्योंकि कोई बच्चा नहीं चाहता ना कि वो पीछे रह जाए। यस। तो जब भी एक बोलेगा कि मेरा ये प्लान अच्छा है, दूसरा बोलेगा नहीं नहीं ये अच्छा है, तीसरा बोलेगा नहीं नहीं ये अच्छा है, तो पर इवेंचुअली आपको एक प्लान बनाना पड़ता है। आप वो प्लान बनाओगे, सारा जो भी आपने लिखा है, ऑफिसर जो रहेगा वहाँ पे जो कंडक्ट कर रहा है उसको आपको दे देना है। ओके। तो दिस इज द सेकंड टेस्ट। जीडी दिया आपने, फिर ये टेस्ट दिया। फिर एक टेस्ट होता है वहाँ पे, एग्जैक्ट नाम नहीं मुझे याद, पर एक ऑब्स्टिकल टाइप का ही रहता है, पर आपको एज अ ग्रुप करना पड़ता है वो। ओके। हाँ, तो बेसिकली आपको एक मतलब एज अ टीम टास्क। हाँ, एज अ टीम टास्क रहता है वो। तो आपको एक सिचुएशन बता देंगे कि मतलब बेसिकली क्या रहेगा कि आपको एक वुडन पुली, देखा है तूने, वुडन पुली रहता है, रोप रहते हैं, ये आपको मिलते हैं वो टेस्ट करने के लिए, ऑब्स्टिकल टास्क है। तो बेसिकली वो बताएंगे कि ये एक नदी है, आप सोल्जर्स हो, आपको ये नदी क्रॉस करनी है, फिर यहाँ पे ऐसा टनल है, ऐसा मतलब एक सिचुएशन क्रिएट होती है, एक छोटा सा सेटअप रहता है पूरा। तो उसमें आपको वो टेस्ट अपना परफॉर्म करना है कि आप कैसा प्लान बनाओगे, कि अपने सोल्जर्स को आप नदी कैसे क्रॉस कराओगे, अगर कोई माउंटेन रेंज है तो वहां से कैसे निकलोगे। अच्छा। तो ये ग्रुप में आपको करना पड़ता है। ओके, मतलब पूरा एक ऑब्स्टेकल कोर्स डिजाइन करके रखा है, आपको वो सिचुएशंस देते हैं, उसके हिसाब से आपको रिएक्ट करना है। और उसकी एक एंट्री और एक एग्जिट है। एंट्री से एग्जिट वो पूरा टास्क होता है कि आप यहाँ से चलोगे और यहाँ पे वो टास्क खत्म करोगे। ओके, तो वो खुद आपको खुद को करना होता है? नहीं, वो ग्रुप में, आप ग्रुप में बात करोगे, आप पूरी स्ट्रेटेजी ग्रुप में बनाओगे, और वैसे वैसे आप फॉलो करोगे। अब उसमें क्या होता है, अगर कोई बहुत अच्छा है तो एक बंदा लीड ले लेता है ना, वो लीडर बन जाएगा, वो सारा टास्क करने लग जाता है। तो आपके ग्रुप में लीड कौन था, आप ही थे? नहीं, कोई लीड नहीं था। अच्छा। बेसिकली वो लीड बनने नहीं देता है, सब एक दूसरे को ओवरलैप करता है। अच्छा, ये चल रहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे लग रहा है ये टनल से हम ऐसे जा सकते हैं, कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं यहाँ से ऐसे जा सकता हूँ, तो इवेंचुअली बनता कुछ नहीं है। पर वो बेसिकली आप टेस्ट होते हो कि आपने जो प्लान बनाया है वो सच में कितना अच्छा प्लान है। अच्छा, मतलब प्लान और उसका एग्जीक्यूशन कैसा है आपका, हाँ, उसके ऊपर आप जज किए जाते हैं। रियल लाइफ सिनेरियो में अगर आप एक ऑफिसर हो, अब अगर आप ऐसी जगह पे फंस गए, तो ऑफिसर का काम सिर्फ लीड करना ही नहीं है, अपने ट्रूप्स की हेल्प करना भी है ना। आप अपने ट्रूप के साथ कैसे जाओगे, ये देखा जाता है वहाँ पे। तो वो टेस्ट आप दोगे। उसके बाद एक छोटा सा टेस्ट होता है, वो भी ग्रुप में ही करना पड़ता है। तो बेसिकली तूने देखा होगा ना मूवीज में कि आपको एक हल्का सा रोप चढ़ना है, एक क्लाइंब करना है, फिर वहां से जंप करना है। तो इस टाइप का एक उसमें आपको बेसिकली एक नारा बनाना पड़ता है। अच्छा। तो सारे मतलब अगर 25 लोग हैं तो 3 टीम्स बन जाएंगे वहाँ, 10-10 का मतलब, या 5-5 का 7-7 का एक ग्रुप बन जाएगा। आपको एक वॉर क्राई बनाना पड़ेगा अपना। ओके। सारा टीम मिलके, मतलब एक टीम एक वॉर क्राई बनाएगी, दूसरी बनाएगी, तीसरी वॉर क्राई बनाएगी। तो आपको एक ये बनाना है और दौड़ना है, और वो ऑब्स्टिकल क्रॉस करना है आपको। अच्छा। तो उसमें बेसिकली मेरा क्या था, हम लोग का क्या था कि एक ऐसे इंक्लाइन टाइप का
स्लोप था हाँ और वो रस्सियों से बंधा हुआ था, तो आपको ऐसा वो क्रॉल करके वो चढ़ना है, राइट एक वॉल है, वॉल पे चढ़ना है और वहां से जंप करना है, अच्छा ये था। तो हमने वो कर लिया, ये हो गया। अब ये जितने भी टास्क होते हैं ना एसएसबी में, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पहला जो जैसे जीडी होगा तो जीडी के बाद आपका जो मैंने एक टास्क बताया था, जो एक सिचुएशन बताएंगे Right. वही होगा, जरूरी नहीं है। अच्छा किसी भी टास्क के बाद कोई और टास्क हो सकता है, ओके मतलब सीक्वेंस ऐसा कुछ सीक्वेंस डिसाइडेड ऐसा नहीं कुछ है डिसाइड नहीं है। राइट तो ये जो टैट वैट ये जो एसआरटी ये अलग अलग नाम के एग्जाम्स रहते हैं आई थिंक वो साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर ही आता है और ये मतलब इसमें क्या होता है अच्छा, और आपका पीआई कैसा था फिर एट दी एंड अच्छा ये सारे एग्जाम्स जो रहता है ना, ये बेसिकली तुम्हारा कोई ना कोई क्वालिटी जज करने के लिए रहता है। ओके तो एक एग्जाम होता है, जैसे तूने टैट वैट बोला, तो शायद वैट में क्या रहता है कि आपको एक वर्ड मिलता है, ओके कोई भी एक वर्ड छोटा सा, जैसे एग्जाम्पल है ब्लड, ओके और वो एक ही वर्ड नहीं है आपको, मतलब आई थिंक 50 या 60 कुछ रहते हैं, वो एक के बाद एक आते रहते हैं अच्छा। और बहुत सेकंड्स में चलता है वो। Okay. तो आपने एक वर्ड देखा, उससे रिलेटेड एसोसिएटेड आपको एक सेंटेंस लिखना है, अपने आंसर शीट टाइप की मिलती है आपको। ओके तो जो फर्स्ट दिमाग में चीज़ आई वो आपको लिखनी है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि अगर तुझे दिखा ब्लड, तो अपने ब्लड देखा, अब ब्लड के ऊपर एक सेंटेंस लिखो। कोई लिखेगा कि माय ब्लड ग्रुप इज बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव, कोई लिख देगा ब्लड कलर इज रेड, कुछ भी लिख सकते हो। तो इस टाइप के आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं जिसको देख के आपको तुरंत एक सेंटेंस कंप्लीट करना है। ये होता है पहला। उसी में आपको रहता है कि आपको पिक्चर्स मिलती हैं, 10 या 12 रहते हैं, आपको एक पिक्चर दिखेगी अपने आंसर शीट पे, उस पिक्चर को देख के आपको उसके बारे में लिखना है। ओके हाँ, कि अब जैसे एग्जांपल एक तो कुछ सिंपल बताता हूँ, एक गांव दिखेगा, गांव में आपको लोग दिख रहे हैं, उसमें से एक हेड दिख रहा है जिसने ऐसे उंगली करी है ना, इस टाइप के एग्जांपल है। अब वो देखकर आपको आपको एक स्टोरी नरेट करनी है वहाँ पे, आप क्या लिखना चाहते हो। तो तू लिख सकता है कि गांव में वुमेन एम्पावरमेंट की बात चल रही है, या सरपंच का चुनाव होने वाला है। अच्छा। तो एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड, मतलब जो इमेज दिखता है आपको उसके ऊपर आप डिपिक्शन कर सकते हो कि आपको क्या समझ आ रहा है उस इमेज से। हाँ, क्या समझ आ रहा है और आप क्या पोर्ट्रे क्या करना चाहते हो, ये आपको लिखना पड़ता है। तो ये एग्जाम रहता है, सबसे डिफिकल्ट रहता है साइकोलॉजिकल एग्जाम, क्योंकि उसमें सही और रॉन्ग कुछ पता ही नहीं है। एग्जैक्टली वो सब्जेक्टिव होता है ना, सब्जेक्टिव है, और वो बहुत ही लंबे भी रहता है, टायरिंग है वो, मतलब आपको 10-10 पन्ने लिखने पड़ेंगे। 10 इमेज का 10 बार लिखो, फिर सिचुएशन रिएक्शन में आपको लिखो, फिर वर्ड वाला लिखो। तो वो एक ही दिन होता है। लेकिन जैसे मैंने बोला ना, एसएसबी में तुम सिर्फ जज करे जाओगे अपने ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी पर। राइट जितने भी ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी आप सोच सकते हो, आपको वही प्रोजेक्ट करना है। राइट है ना। तो फिर ये जो आपके मतलब जो एसआरटी डब्ल्यूएटी वगैरह थे, ये भी आपके क्लियर हो गए थे ना? नहीं, ये अभी तो क्लियर का कुछ है ही नहीं ना। अच्छा। बात ये तो चल रहा है। ओके, इसका हाँ। कोई रिजल्ट नहीं है, मतलब कि आपने अच्छा। एसआईटी कर दी तो उसका रिजल्ट आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये सब एक ही टेस्ट में कंबाइन होके चल रहे हैं। ये आपकी पूरे एसएसबी का जर्नी का पार्ट है। ओके। रिजल्ट तो आपको फाइनल डे पता चलेगा। अच्छा, मतलब सेकंड डे थर्ड डे पे ऐसे कोई ऐसा शॉर्टलिस्टिंग वापस नहीं होता है? नहीं। जो फर्स्ट डे पे 25-30 जो लोग हैं उनका पूरा का पूरा ये साइकोलॉजिकल टेस्ट और ये सब होगा। करेक्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया, पीआई भी होगा। हाँ, जीडी वीडी ये सब आपका चलता रहता है। ओके। अब ये सब हो गया तुम्हारा। अब इसके बाद ही अगर दिन आपका बच गया, जैसे मेरा था, तूने पीआई पूछा, तो मेरा इसके बाद ही मुझे लगा था कि पहले सारे टेस्ट मैं दे दूंगा, उसके बाद शायद पीआई होगा। तो मेरे साथ ऐसा उल्टा हुआ था। हाँ। जैसे ही मेरा ये साइकोलॉजिकल टेस्ट खत्म हुआ, मुझे पीआई के लिए बुला लिया कि आपका पीआई है। तो पीआई में भी वो जैसे 25 लोग हैं, तो 5-5 6-6 जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वैसे आप जाते हो। अच्छा, पीआई इंटरेस्टिंगली बहुत लंबा होता है। ओके। ऐसा नॉर्मल पीआई नहीं है वो। तो आप जाओगे तो आप इमेजिन कर लो, और वो हर टाइप का सवाल आपसे पूछेंगे। अच्छा। एवरीथिंग, आपकी फैमिली, आपके बारे में, आपके लव लाइफ के बारे में, है ना। इमेजिन एवरीथिंग, आपका पैशन, हॉबीज, यहाँ मतलब ऑब्वियसली आप ग्रेजुएशन के स्कीम में गए थे ना हम लोग, तो आप यही क्यों आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपके पास और क्या जॉब ऑफर है ना। एवरीथिंग, दे विल आस्क एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन। अच्छा। हाँ, और वहाँ मुझे अभी भी याद है यार, 1.5 घंटा से तो ऊपर ही। ओह हाँ, बाप रे, मतलब काफी इंटेंस हुआ है। हाँ, और एक टाइम पे ऐसा लगता है ना कि आप चोक हो चुके हो। वो इतना ग्रिल करता है, इतने सवाल पूछेंगे आपको। राइट। तो अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ झूठ बोल लोगे ना, नहीं बोल पाओगे। राइट, वो बहुत एक्सपीरियंस, क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर वो अलग क्वेश्चन निकाल के अलग क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं तो एग्जांपल देता हूँ कि अगर तू गया है ना, अगर वो पूछेंगे तुमसे
कि आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप बोल दोगे जोश में एज ऑलवेज यंग और देशभक्त टाइप का आंसर कि मैं सर इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, देश मैं के लिए मरने को तैयार हाँ हूँ। मैं देश के लिए बलिदान देना चाहता हूँ, फला 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 बोल देंगे, आप बोल दोगे। फिर वो पूछेंगे तो आप इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो, एग्जैक्टली 12th के बाद क्यों नहीं ट्राई करा। अगर आप तब बोलोगे कि सर 12th के बाद ना मैं थोड़ा सा भूल सा गया था, तो फिर क्या फायदा। तो फिर आपकी एज एन ऑफिसर राइट आपके अंदर जो एक चीज है ओनरशिप और अवेयरनेस ये होनी चाहिए ना, राइट तो आपको ऐसे जज कर लेंगे वो, मतलब आप पकड़े जाओगे अगर आपने Yes. ऐसा, आप अगर बोलना चाहते हो बोलो कि सर आई ट्रीट और आई सी आर्मी जस्ट लाइक अनदर जॉब, मेरे लिए सिर्फ ये जॉब है, एक प्रोफेशनल जॉब है, तो आप बच जाओगे। अगर आपने वहां पे ज्यादा इमोशनल आंसर्स दिए तो फिर जब उसके क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस होंगे तो आप पकड़े जाओगे। राइट तो इस टाइप के होता है। बहुत सवाल उन्होंने मुझसे पूछे थे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, पहली चीज नहीं है, ये पूछ लिया था। फिर पूछा कि AIEEE में कितने मार्क्स थे, है ना, उस टाइम पे तो हम AIEEE IIT देते थे। राइट फिर अभी सेमेस्टर में तुम्हारे कितने परसेंटेज है, ठीक है, तुम्हारे हॉबीज क्या हैं, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं, आर्मी ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ये सब टाइप के क्वेश्चन जो तुम इमेजिन कर सकते हो वो सब पूछ लेंगे आपसे। और वो कंटिन्यूस, तुम जैसे मैं और वो बैठे ना, तो एक तो क्या होता है वो जो रूम होता है, मतलब इमेजिन अ बिग रूम, बड़ा रूम होता है, वो छोटा रूम नहीं है PI का। और तू ये समझ कि जो बंदा तेरे से सवाल पूछ रहा है ना और तू, डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, अच्छा बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। पर वो जब तुझसे सवाल पूछेगा ना, उसकी आवाज में ऐसा बेस होगा ना कि ऐसा लगेगा खिड़कियां हिल रही हैं, तो उस टाइम पे इमेजिन करेगा वो, अरे यार खिड़कियां, और तू जब बोलने का ट्राई करेगा ना तो ऐसा लगेगा मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, तुझे मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, मतलब उनका बात है। ऑरा ही अलग है, हाँ मतलब आवाज भी अलग है। मैं बता रहा हूँ ना तुझे, तो SSB में ना जब तू एग्जाम देगा ना, तू हर वक्त अपने आप को महसूस कर सकता है, तू अपने आप को मतलब सेंस कर पाएगा, राइट और तुझे लगेगा कि मैं बहुत एफर्ट लगा रहा हूँ, और सामने से तुझे लगेगा कि यार इतना एफर्टलेस कैसे है, इतना बड़ा रूम और वहां से सवाल इतना और कोई माइक यूज नहीं है वहां पे, कोई माइक नहीं, तो एवरीथिंग इज वेरी, मतलब वो कहते हैं ना इंटिमिडेटिंग लगती है वहां पे। तो वो सवाल पूछे जा रहे हैं, मैं जवाब धीरे 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 क्या होता है, एनर्जी कम होती जाती है, राइट तो वॉइस भी धीरे 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 कम होता जाएगा, आप बहुत ज्यादा फंबल करने चालू हो जाते हो, ये सब होता है वहाँ पे, तो नेचुरल है। पर हाँ, तो PI बहुत ही ग्रिलिंग सेशन हो जाएगा आपका, 1.5 घंटा 1 hour 40 minutes का। और फिर जब आप वहाँ से थके हारे बाहर निकलोगे तो आप जाओ अपना खाना खाओ, अपने रूम में जाओ, उस दिन आपका एंड हो गया। ओके हाँ, तो PI मेरा हुआ उस दिन का मेरा दिन खत्म गया। इतना मतलब कुछ फिजिकल किया नहीं था, पर मुझे याद है कि इतना थकावट महसूस हुई थी ना लाइफ में पहली बार, क्योंकि आपका दिमाग यूज हुआ था ना बहुत ज्यादा। साइकोलॉजिकल टेस्ट हाँ, में। इतना दिमाग यूज हुआ था, और PI में तो ऐसी हालत खराब कर दी थी, उफ। और जितने भी लोग आ रहे थे सब ऐसे थे, यार बहुत सवाल पूछे, बहुत सवाल पूछे, और ऐसा नहीं कि तुम प्रिपेयर भी नहीं कर सकते, मतलब ऐसा नहीं कि किसी और के PI का क्वेश्चन आप सुन लो, उससे वो बता देगा ये पूछे, जरूरी नहीं आपसे वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर सब कुछ पूछा जाएगा। फिर अगेन हम अपने रूम्स में गए, सब उस दिन का दिन खत्म हुआ, खाना वाना खाया, किसी ने किसी से बात नहीं करी, सब एकदम थके हुए थे, एग्जॉस्टेड, सब सो गए। अगले दिन फिर सेम रूटीन, आपको 5 बजे उठना है। फिर से हम 5 बजे उठे, अपना ब्रेकफास्ट करो, और ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा मतलब वो एक प्लस पॉइंट है क्या? इतना अच्छा आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा ना, मतलब मैंने इतना हेल्दी फूड शायद ही लाइफ में कभी खाया। इतना अच्छा ब्रेकफास्ट आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छा ब्रेड ऑमलेट मिलेगा, मतलब इमेजिन कर लो सब मिल जाएगा आपको, आपको अंडे मिलेंगे, ब्रेड मिलेगा, दूध मिलेगा, एवरीथिंग, बटर मिलेगा। और मतलब जनरली क्या है, जैसे आज मैं अगर ऑफिस जाता हूँ ना, तो मुझे 9 बजे भूख नहीं लगती, नहीं लगती, ऐसा लगता है यार ऑफिस जाके खा लूंगा। वहां पे कैसा है, आपको हर वक्त भूख लगेगी, राइट ऑफ कोर्स। आप 5 बजे उठ के 5:30 बजे नीचे जाओगे ना मेस में, आपको भूख लगी रहेगी, आपको लगेगा यार भूख लगी है, खाना खा लो। ये मैंने कभी मतलब सोचा नहीं कि मुझे 5 बजे मैं खाना खा लूं, जनरली मेरे को भूख नहीं लगती, पर वहां पे आपको लगेगी। आप बहुत ही अच्छा हेल्दी नाश्ता करोगे, सेम, फिर आप जाओगे, लाइन में खड़े हो जाओगे, जो इंस्ट्रक्टर है वो आएगा, वो आपको इंस्ट्रक्ट करेगा कि आज क्या क्या करना है। तो उस दिन जो मुझे याद है कि मेरे क्या क्या एग्जाम्स थे, एक तो फिजिकल था, और हाँ फिजिकल दिया था मैंने। फिर एग्जाम था एक, जहाँ आपको बेसिकली एक टॉपिक मिलेगा, वो आपको सेलेक्ट करना है टॉपिक, और उसके ऊपर आपको अपने जो भी आपका ग्रुप होगा उसके सामने 5 मिनट बोलना है, 5 या 10 मिनट समथिंग ऐसा ही कुछ था। तो मुझे याद है मेरा था भोपाल गैस लीकेज वाला एक टॉपिक। हाँ, तो वो आपको टॉपिक पढ़ना है और फिर उसके ऊपर बोलना है। अच्छा।
और आप वो कैसे बोलोगे, आपको जरा टाइम नहीं लगेगा प्रिपेयर जब तक, मतलब ऐसा है ना कि जैसे मेरा नंबर है चेस्ट नंबर 3, तो चेस्ट नंबर 2 जब तक गया है और वो जब तक बोल रहा है तब तक मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ। अच्छा। जैसे उसका बोलना खत्म हुआ, मुझे जाके बोलना है तुरंत। तो आपको जो नंबर्स बोलने हैं, आपको जो इंग्लिश बोलनी है, जैसा बोलना है आपको उसी 5 मिनट में बोलना है। अच्छा, मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं कि इंग्लिश में ही बात नहीं करना नहीं, है, आप हिंदी में भी इंग्लिश में ही बात करनी है। ओके। हिंदी थोड़ा बहुत आप यूज कर सकते हो, पर बट मोस्टली जनरली आपको इंग्लिश में ही बात करनी है। ऐसा नहीं कि आप मराठी में या हिंदी में या कोई भी लैंग्वेज ऐसा अलाउड नहीं है वहाँ पे, आपको इंग्लिश बोलना पड़ता है। हिंदी थोड़ा बहुत चलता है, ओके, तो वो आप दे दोगे। हाँ, तो एक और टेस्ट होता है, उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका जो ग्रुप है वो, मतलब ऐसा समझ कि एक ऑब्स्टिकल पूरा एरिया है ना, वहाँ एक बंदे को बुलाएंगे, चेस्ट नंबर 2 कम, ऐसे आवाज आती है, बंदा वहां जाएगा, उसको एक टास्क समझाया जाएगा। अच्छा। तुम वो टास्क देख नहीं सकते हो, ओके, हाँ, तुम्हारा बैक होता है, मतलब योर बैक इज फेसिंग द ऑब्स्टिकल, तुम ऐसे सामने रहते हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है। राइट। तो जिसको भी बुलाएंगे फर्स्ट सीरियल वाइज, वो जाएगा, उसको एक टास्क समझाएंगे। अब वो टास्क में बेसिकली प्रैक्टिकल टास्क है वो, अच्छा। सिमिलर जैसे हमने पहले देखा था ग्रुप टास्क में, वैसा ही होता है वहां पे, पर वहां तुम अकेले करते हो टास्क परफॉर्म, ओके, है ना। उसमें आप एक अपने जो आपके मेट्स हैं उनमें से एक की हेल्प ले सकते हो। अच्छा। तो आप किसी को बुला सकते हो कि कम एंड हेल्प मी, ठीक है, पर आप उसको सिर्फ इंस्ट्रक्शन दोगे, वो आपको कुछ बताएगा नहीं। अच्छा। पूरे टास्क में उसको चुप रहना है, मतलब वो इट्स लाइक अ लीडरशिप क्वालिटी आपका चेक होता है वहां पे एज एन आपको ऑफिसर। पूरे टास्क में चुप रहना है और आपको बस उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि ऐसा कर, ये वुडन पुली को ऐसा लगाओ, रोप को ऐसा बांधो, ये होता है। और जब आप जाते हो तो स्टार्टिंग में 2-3 मिनट के लिए वो जो ऑफिसर होता है जो टास्क पूरा आपको बताता है, वो थोड़ा आपसे बात करता है। अच्छा। कि मतलब जनरली ऐसे पूछता है कि इतने दिन कैसा रहा तुम्हारा, टास्क सही चल रहे हैं, ठीक है। मेरे से उसने पूछा था कि तुम सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो। अच्छा। अपने मम्मी से, मतलब हाँ ऐसे ही पूछा था, फैमिली में तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो। तो और वो ऐसा सवाल ऐसे रैंडम नहीं पूछ रहे, वो जो टास्क दे रहे हैं ना उससे रिलेट करते हैं वो। अच्छा। तो इससे मैंने बोला मेरी मम्मी से, तो उसने बोला कि ये आपकी मम्मी का बर्थडे है और यहाँ एक बॉम्ब है। अच्छा। हाँ, ये बर्थडे गिफ्ट है उनका, अब इस बॉम्ब को आपको हटाना है। ओके, ये टास्क था। और बॉम्ब एक उन्होंने ऐसा एक सर्कल था, वहां बॉम्ब रखा हुआ था, वहां पे रेड ग्रीन येलो ऐसे जोन बनाए थे कि आप रेड में गए तो यू आर डेड, ठीक है, ऐसा है। और आपको एक नदी क्रॉस करनी है, नदी कैसे क्रॉस करोगे, आपको ब्रिज बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ब्रिज बनाने के लिए आपको 2 स्टैंड दे दिए हैं, एक आपके पास वो क्या बोलते हैं उसको, स्लैब्स टाइप की लकड़ी नहीं होती, वुडन प्लैंक्स। हाँ वुडन प्लैंक्स, वो है आपके पास, रोप है और एक बंदा है आपके पास। अब आप वो ब्रिज बनाओ, वहां जाओ, बॉम्ब उठाओ, फेंको और अपनी मम्मी के पास जाओ मिलने। ओके, ऐसा है। तो मेरा टास्क ये था। तो ऐसे सबके अलग अलग टास्क होते हैं वहां पे। वो टास्क सबसे, मतलब जो हमारे सीनियर्स लोग कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि उस टास्क में पहली बार आप 1-to-1 अपने जो ऑफिसर आपको जज कर रहा है या जो लिख रहा है आपके बारे में, वो आपको देखता है। ओके। और आपकी फील्ड नॉलेज, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज, अच्छा, वो सब टेस्ट होता है, वो टेस्ट हो जाता है। आपका फिजिक्स कितना अच्छा है, साइंस में कितने अच्छे हो आप, है ना। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर आपने पुल बनाया और वो पुल बीच से टूट गया तो किस काम का पुल, एग्जैक्टली, राइट, है ना। तो आपको वेट बैलेंस करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेजर करना है, ये सब टेस्ट हो जाता है। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब सबसे डरावना टेस्ट वही है। बाकी तो आप लिख लोगे, सब कर लोगे, वहां पे आप रियली जज हो जाते हो, है ना, कि आपका सच में नॉलेज एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी है या नहीं। तो वो टेस्ट दोगे आप। और सिमिलरली एक और टास्क होता है उसी टाइम पे, वो भी ग्रुप में ही होता है। सेम ऑब्स्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे टास्क होता है, तो बहुत सारे ग्रुप में होते हैं और एक जो इंडिविजुअल में होता है, तो वो भी आप ग्रुप में ही करते हो। ये सारा टास्क हो गया, ये सब हो जाता है। और फिर जो ऑफिसर जो इतने दिन आपके साथ था, जो आपको हर चीज बताता है, वो बिठाता है सबको, क्योंकि वो दिन खत्म हो गया, आपका पीआई हो गया और ये सारे टास्क हो गए। तो हाँ, और फिजिकल तो मैंने बताया नहीं, फिजिकल भी होता है, फिजिकल बीच में ही हो जाता है। उसमें क्या होता है, बेसिकली पूरा जो ग्रुप रहेगा उसको पहले थोड़ा वार्म अप कराते हैं वो, पहले आप 10-5 मिनट वार्म अप करो और एक एरिया बना रहता है, उसमें अलग अलग टाइप के फिजिकल एक्टिविटीज हैं जो करनी है। जैसे कहीं पे आपको रोप चढ़ना है और रोप चढ़ के एक गड्ढा है उसको क्रॉस करना है। अच्छा। फिर आपको एक प्लेटफॉर्म पे चढ़ना है और प्लेटफॉर्म से कूदना है रोप पकड़कर, ऐसे नहीं कूद जाना है, मतलब कूदना है। तो इस टाइप के पूरा एक सेटअप रहता है। और आई थिंक वहाँ पे आपको, मतलब वो सेम रूल्स होते हैं कि अगर जैसे हमारा था कि अगर फर्स्ट उन्होंने सीटी बजाई, दैट मीन्स आपका टाइम कुछ मतलब 5 मिनट समथिंग से कम रह गया। अच्छा। और सेकंड बजाय मतलब खत्म। ओके, वैसा रहता है। तो वार्म अप कर लो आप और फिर जाओ अपने फिजिकल एक्सरसाइज
जो सॉरी फिजिकल एक्टिविटी एरिया में जाओ और वहाँ सारे टास्क करो। फिर था एक प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म पे आपको चढ़ना है, आपको अपनी सबसे फेवरेट हीरोइन का नाम बोलना है जोर से और उससे पकड़ के कूदनी है। ये था मतलब थोड़ा फन बैंटर भी हाँ, रहता थोड़ा है, कि मोटिवेट करने के हाँ, लिए। मोटिवेट तो अब चलो तो किसी कोई बोलता है माधुरी दीक्षित आई लव यू, कोई बोलता है करीना कपूर, ऐसा ऐसा समथिंग कुछ था। सब टाइप के बच्चे रहते हैं वहाँ पे। अब जब आप गए हो तो सब फिट नहीं है, राइट, यस ना, सब कोई 80 किलो का है, कोई 70 किलो का है। और मैं सरप्राइज था कि सबने वो टास्क कर लिया। अच्छा सबने कर लिया, नाइस। हाँ। तो जब जब हमारे सीनियर्स थे तो वो बोलते थे कि फिजिकल टास्क जो आप करते हो तो बेसिकली आर्मी में अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, ऑफिसर बनते हो, वो तो आपको मार पीट के ठोक पीट के आपको फिट तो कर देंगे, फिट कर देंगे, तो दैट इज द टास्क कि मतलब मिनिमम आप क्या कर सकते हो ना उसके लिए, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपके सिलेक्शन में। ओके, पर हाँ, आपको करना तो पड़ेगा। राइट। तो कर लिया, सब हो गया। और जब ये सब हो जाता है तो हर ग्रुप के साथ कुछ कुछ लोग, ऑफिसर एक इन्वॉल्व होता है। तो हमारे ग्रुप के साथ एक था, तो ऑफिसर थे, सारा टास्क हो गया, उसने बिठाया सबको। बिठाने के बाद वो थोड़ा सा मोटिवेट करता है क्योंकि कल फाइनल डे है आपका, तो मोटिवेट करेगा कि अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हुए तो आप ये मत सोचना कि नो आप किसी लायक नहीं हो। अच्छा। वो एग्जाम्पल देते हैं बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे लोगों ने ट्राई करा आर्मी में पर उनका नहीं हुआ। सेम आप एपीजे अब्दुल कलाम, अमिताभ बच्चन, ऐसे नाम लेते हैं वो बहुत सारे लोगों का, मोटिवेट करने के लिए भी। यार सब 20-22 साल के लड़के होते हैं वहाँ पे, किसी ने मतलब रिजेक्शन दिखी नहीं होती है। और वहाँ पे जब आप उतने दिन रह जाते हो ना, 3-4 दिन, तो आप अपने आप को फील करने लगते हो उस एनवायरनमेंट में। और फिर सडनली आपको पता चलता है कि अटैच हो जाते हो, सडनली आपको पता चलता है कि नहीं, अभी और मेहनत करने की जरूरत है। तो दिल बहुत टूटता है। तो इसीलिए वो आपको पहले से ही प्रिपेयर करते हैं, अच्छे अच्छे भाषण देंगे आपको, एग्जाम्पल देंगे कि ऐसा नहीं है कि आप आर्मी में भी बहुत सारे लोग जो ऑफिसर बन जाते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते, है ना। तो ये सारे टाइप के वो एग्जाम्पल देंगे, फिर आपको ऑल द बेस्ट बोलता है वो, और फिर आप अपने रूम्स में चले जाओ। तो नेक्स्ट डे इज रिजल्ट डे। नेक्स्ट डे इज हाँ रिजल्ट डे। वाओ। तो मतलब इतने सारे आपने ऑब्स्टेकल कोर्सेज और इतने सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ, बहुत सारे आपने जो टेस्ट मेंशन किए, तो इन सब में आप एक कौन सा कोर वैल्यू आर्मी का आप वहाँ से उठाते हो जो आप अभी भी याद करते हो? मैं यार, मेरे को ना, जैसे मैंने बताया वो बॉम्ब वाला टास्क, हाँ, तो फोकस है ना, फोकस, अटेंशन स्पैन जो है ना वो ज़्यादा होना चाहिए लाइफ में, जो मैंने वहाँ फील करा। क्योंकि वहाँ सब आपको ना बहुत जल्दी जल्दी बताएंगे, राइट, कोई टाइम नहीं लेगा, बहुत जल्दी बताएंगे आप कितने फोकस्ड हो और उस चीज़ को आप कितनी जल्दी ग्रैब कर लो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, सोचने का ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं आपको, राइट, आपको अटेंशन टू डिटेल कहते हैं ना। हम तो क्या 2 सेकंड किसी चीज के बारे में देखें तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। आप अभी हम रील स्क्रॉल करते हैं तो 2 मिनट, मतलब इवन वो रील्स भी हम 30 सेकंड वाला रील बहुत बड़ा लगने लग जाता है। एग्जैक्टली, और उसमें ही हम डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे आ जाते हैं। करेक्ट, और वहां पे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हो। राइट। तो ये मैंने सीखा था कि लाइफ में ना फोकस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रेजेंट में रहो। जैसे हम क्या करते हैं, कोई चीज आज हमने कुछ सुनी, हम उसके ऊपर स्ट्रेटेजी बनाने लग जाते हैं। वहां पे ऐसा नहीं होगा। आपको वो तुरंत जो भी चीज वो बता रहा है वो सुननी है, दिमाग में डालना है, और उसकी स्ट्रेटेजी आपको तुरंत बनानी है प्रेजेंट में। दूर का नहीं सोच सकते आप। तो ये जो 2 चीजें हैं ना, वो मैंने वहां सीखी। और आपके साथ जो 25 लोग थे, जैसे आपने बताया आपके बैच से 25 लोग सिलेक्ट हुए थे। हाँ, 25 लोग थे। तो उसमें कोई ऐसा एक कैंडिडेट है जिसने आपको एक अलग वे में इंस्पायर किया हो, या फिर उसने आपसे बेटर टास्क किया हो, आपको ऐसे जज किया होगा आपने उसको? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे मैंने बताया सारे टास्क तो साथ में ही होते हैं, है ना। एक आधा टास्क है जो इंडिविजुअल होता है। राइट। वो जो इंडिविजुअल टास्क होता है उसमें भी आप देख नहीं सकते, है ना, आपको पता नहीं चलता कि किस इंडिविजुअल ने कैसा टास्क किया है। राइट। तो अब जब 25 लोग होते हैं, जब ग्रुप छोटा हो जाता है तो थोड़ी दोस्ती हो जाती है ना, तो सबके बारे में, एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है। जैसे मेरा जो ग्रुप था तो उसमें 25 में से जो बच्चे सिलेक्ट हो गए थे सारे टास्क करने के लिए, तो 24 बच्चे फ्रेशर थे। अच्छा। और एक ही कैंडिडेट था जो रिपीटर बैच का था। ओके। वो पहले 2 बार दे चुका था। तो हम उससे पूछते थे, यार कि 2 बार तू नहीं हुआ तो तुझे कैसा लगा? तो बताता था अपने, यार बहुत बुरा लगा, बहुत ट्राई किया। और उसका दोनों बार बैंगलोर ही बोर्ड था। ओके। और तीसरी बार भी वो बैंगलोर में ही आया था। ओके। तो वो स्टोरीज बताता था कि आर्मी मेरे लिए पैशन है, मेरे को सेलेक्ट ही होना है। और मेरा क्या था ना, इंटरेस्टिंग, मैंने सोच के गया था कि अगर फर्स्ट बार में नहीं हुआ तो मैं ट्राई नहीं करूंगा। अच्छा। क्योंकि वो जो जर्नी है ना, अगर जैसे मैं तुझे बता रहा हूँ ना, जब तू करेगा ना, जब वो प्रोसेस में जाएगा,
जब तू वो सामान लेकर गेट पे खड़ा होगा, है ना, और जब तू टास्क करेगा तब तुझे एहसास होगा कि तू इमोशनली बहुत ड्रेन हो जाता है उसमें, राइट। और उसके बाद जब नहीं होता है ना, तो वो इतना हर्ट, मतलब इतना बुरा लगता है कि मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकता मैं तुझे वो चीज़। राइट। तो तो आपका मतलब सारे ये स्टेजेस आपके हो चुके थे हाँ एंड फाइनल डे पे आप थे एंड वहाँ पे शायद आपका कॉन्फ्रेंस डे था ना, हाँ, राइट? कॉन्फ्रेंस डे, फाइनल इज द Yes. कॉन्फ्रेंस डे। हाँ, तो वो कॉन्फ्रेंस डे का आप थोड़ा बताइए कि उसमें क्या एनवायरनमेंट था, कैसे वो एटमॉस्फेयर था ओवरऑल? तो कॉन्फ्रेंस जैसे पहले तो जब सारे टास्क होके हम चले गए थे, जब भाषण वाषण हो चुका था, राइट। आपको तैयार कर लिया गया था कि कल Yes. तुम रिजेक्ट हो सकते हो, अच्छा। हो नहीं सकते, हो ही जाओगे हो ही तुम। जाओगे हाँ, मतलब, तो ऐसा एक तैयारी हो जाती है। अच्छा। तो जब हम उस दिन गए तो दोस्त उस दिन फर्स्ट टाइम, क्योंकि सारे खत्म हो गया, तो तुझे पता ही है जब 20-22 लोग एक साथ कोई चीज करते हैं तो थोड़ा सा कम्पिटिटिवनेस आ जाता है, यस। तो ज्यादा लोग खुलते नहीं है। पर जब सब खत्म हो गया तो उस दिन थोड़ी दोस्तियां हो गई, अच्छा। पता चला कि अरे मेरे साथ वाला तो महाराष्ट्र से है, पुणे से ही है, इसी कॉलेज में पढ़ता है, इससे पहले कुछ पता नहीं था। तो वहाँ थोड़े दोस्ती की वादे हो जाते हैं यार कि यहाँ से जाने के बाद भी हम मिलेंगे, है ना, हम एक दूसरे से बात करेंगे, नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, ये सब हो जाता है उस दिन, क्योंकि पता है अगले दिन अब कुछ है नहीं। तो उस दिन ये सब हो गया। उस दिन सब लेट भी सोते हैं क्योंकि अगले दिन आपको 5 बजे उठने की जरूरत नहीं होती। राइट। उस दिन अलाउ करते हैं आप 8-9 बजे आप आओ, और फिर आपका कॉन्फ्रेंस का पूरा एक प्रोटोकॉल होता है। अच्छा। तो उस दिन थोड़ा लेट सोते हैं, जगते भी अगले दिन लेट ही हैं। तो उस दिन हम हो गए और कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी। तो उस दिन आपको फॉर्मल अपना जो कपड़ा है वो पहनना पड़ता है, टाई वाई लगा लो, जाओ आप। एक इंस्ट्रक्टर होता है, वो आपको प्रोटोकॉल बताता है कि कॉन्फ्रेंस में क्या होगा। तो अब लाइन से ना ऐसा स्टेयर्स थे, और जैसे प्रिंसिपल का एक ऑफिस होता है, तो देखा होगा ना स्कूल में प्रिंसिपल का ऑफिस, उसके बाद चेयर्स लगे रहती हैं, राइट। तो वैसे एक चेयर था ओके। पूरा, वहां आपको बैठना है और एंट्री है। आपको थोड़ा देर एक पैसेज है, आपको चलना है और फिर अंदर जाना है, और वो रूम है जहाँ पे आपका उस दिन फाइनल इंटरेक्शन होगा। ओके। तो ऐसे हम सब बैठे थे, तो उन्होंने बताया कि आपको चलना है, कहीं नहीं देखना, अच्छा। अंदर जाओगे, ठीक है, और सीधा देखना है, कोई हाय हेलो हाय नहीं करना, आपको सीधा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी है वो बोलना है, बैठना है, वो आपको कुछ बोलेंगे, सुनो, उसका जवाब दो और बाहर आओ। ओके, मतलब इतना क्या बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हाँ, प्रोटोकॉल दिया कुछ है फालतू आपको? बकवास नहीं, अच्छा। नथिंग। तो अब मेरा तीसरा ही था, तो मेरे से पहले अब जिनका हो रहा है वो ऊपर होंगे और उनके बाद 2-3 वाले ही रहते थे, राइट। बाकी सब नीचे चले जाओ, है ना, ऐसे बैच बैच में था। तो अब इन्होंने तो बता दिया, यू वोंट इमेजिन, जब मेरा नंबर आया चेस्ट नंबर 3, मैं जा रहा हूँ, जैसे गेट से मैंने एंटर करी, वो पूरा वुडन का था। मैंने लाइफ में ना फर्स्ट टाइम अपने जूतों की आवाज इतनी क्लियर अपने कान में सुनी। मतलब वो शोले में जैसे गब्बर चलता है, हाँ, टक मतलब टक माय टक, गुडनेस, मतलब वो जो पूरा वुडन फ्लोर था ना, हर जूते की जो एक बीट जैसी फील हो रही थी मेरे कान में, से टक 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 ऐसा। मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करा। मतलब वो लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका वो हार्ट बीट से ही मैच हो रहा हाँ, होगा। मतलब वैसा, एक तो हालत खराब थी पहली बात, कि सबको उन्होंने बताया था कि ये सब ड्रेसेस में होंगे अपने, ये सब, क्योंकि उनसे पहले हमने किसी को कभी ड्रेस में देखा नहीं, राइट। तो जब मैं जा रहा था तो ये प्रिपेयर तो था, पर हालत खराब थी यार कि आज फाइनल डे है ना, आपको जाना है अंदर, क्या बोलोगे, मेरे पैर कांप रहे थे, मैं सच बता रहा हूँ। और सबका हाल ऐसा ही था, हार्ट बीट एकदम तेज, मतलब इतनी तेज हार्ट बीट थी कि ऐसा लग रहा था कि फट के बाहर आ जाएगा, शरीर को चीर के निकल जाएगा। मतलब वो एटमॉस्फेयर ही वैसा था, हाँ, या मतलब एटमॉस्फेयर ही वैसा था, अच्छा। बहुत ही, क्योंकि उस दिन सबको स्ट्रेस भी था कि यार कौन होगा कौन नहीं होगा, है ना। और जो माहौल था, मतलब एक आर्मी ऑफिसर इतने स्टार वगैरह लगा के आप देखते हो तो थोड़ा सा वैसे ही ना, अब छोटा फील करने लग जाते हो। वो एक अलग रिस्पेक्ट सामने वाले के लिए आ जाता है। राइट। तो मैं एंटर हुआ और वो एक एक बीट मुझे अपने जूते की सुनाई दे रही है, टक टक टक। अंदर गया, गेट खुला, जैसे जैसे देखा, एक तो इतना बड़ा रूम, और गया, मैं बैठा चेयर पे, ऐसे सामने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वो जो पूरा पैनल है वो मुझसे 2 किलोमीटर दूर है। अच्छा। इतना डिस्टेंस था बीच में, और मेरे को लग रहा था इतने बड़े कमरे में, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा मैं मच्छर हूँ वहां पे। इतना छोटा फील करते हो ना आप, इतना बड़ा सा वो गैप रहता है, और वो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, वो जो साइकोलॉजिस्ट जिसने आपके टेस्ट लिए वो बैठे हुए हैं, और उनकी आवाज आपको एक एक वर्ड क्रिस्टल क्लियर आपको अपने कानों में सुनाई देगी, एक एक शब्द जो बोलेंगे, मतलब भारी भरकम आवाज। हाँ, और आप जब बोलोगे आपको लगेगा कि, जैसे मैंने कहा, जब पीआई में फील हुआ था मुझे कि आप बहुत एफर्ट लगा रहे हो बोलने के लिए। तो कॉन्फ्रेंस बेसिकली जो रहता हूँ ना, वहाँ पे कोई सिलेक्शन और रिजेक्शन नहीं होता है। उससे पहले सब हो चुका है। बहुत अगर
कोई कैंडिडेट हो गया जिसके लिए उनको बहुत डाउट हो गया, कोई बॉर्डर लाइन कैंडिडेट होगा, ओके, तो वो थोड़ा बहुत डाउट वो वहाँ पे उस कैंडिडेट के साथ बात करके दूर करता है। मतलब एक जो डाउटफुल कैंडिडेट है उसके लिए एक सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू भी बोल हो सकता सकता है, हाँ। ओके, कुछ वो एक दो चीजें ऐसे पूछ सकता है, हम्म, नहीं तो 90% 99% कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं होता। आप अंदर जाते हो, बैठते हो, वो आपसे एक दो सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब दोगे, बाहर आ जाओगे, अच्छा, ऐसे ही रहता है। हाँ, मतलब हार्डली 10-15 मिनट, 10 बहुत ज्यादा बोल दिया तुमने। अच्छा, वो 10-15 मिनट है ही नहीं, वो 3-4 मिनट मैक्स ओ ओके, नॉर्मल। तो जो पूरा चल के जाके हम्म, आने का टाइम वो 3-4 मिनट से ज्यादा होता नहीं है। ओके, तो वहाँ बैठा तो वो उन्होंने सवाल पूछा कि हाउ वाज योर स्टे हियर एंड व्हाट डिड यू लर्न, ऐसा ही जोर से आवाज मेरे पैर ऐसे कांप रहे थे दिल की धड़कनें बढ़ी हुई, तो जो समझ आया बोल दिया। उसके बाद वो बोलते हैं गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, ऐसा कुछ बोला। मैं उठा, मैं बाहर आया, ओह बाहर आया, मुझे लगा ओ माय गॉड, मतलब ऐसा लगा कि बस गिर जाऊंगा मैं यहाँ पे। मतलब वो 3-4 मिनट भी ड्रेनिंग थे माइंड के लिए, बहुत जबरदस्त, मतलब वो एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं भूल सकता, हम्म, नेवर। तो बाहर आया तो ऐसा लगा अरे यार अब तो मैं गिर ही जाऊंगा। फिर भी आए, बाहर आए, फिर जिनका हो गया आप खाना खा सकते हो, राइट, तो खाना खाने का तो मन ही नहीं था यार, था कि जैसी हो गया रिजल्ट बताओ। राइट, फिर भी, और सबसे अच्छा खाना उस दिन होता है, बहुत अच्छा खाना होता है उस दिन, कॉन्फ्रेंस डे वाले दिन। अच्छा, खाना वाना खाया और उसके बाद उन्होंने वापस, सबका हो गया जब 1-2 घंटे में हो जाता ऑलमोस्ट, तो उन्होंने हमें एक रूम में बिठा दिया और बोला कि वेट करो। अब वहाँ रूम में बैठे हैं और ऐसा लग रहा है यार कब आएगा, कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा। और एक ऑफिसर आता है उन्हीं में से जो कॉन्फ्रेंस में थे ना, उसमें से एक ऑफिसर आता है पूरे ड्रेस वगैरह में, और एक स्टेज टाइप, पोडियम टाइप का होता है, वहाँ खड़े होंगे और वो पढ़ना चालू करेंगे किस किस का हो गया सिलेक्शन। राइट, तो मेरे बैच से शायद 3 या 4 लोगों का हुआ था। ओके, हाँ, सिर्फ 3-4 लोग, 3-4 लोग। बाप रे, तो मेरा चेस्ट नंबर 3 था, तो हुआ चेस्ट नंबर सीधा क्या था, शायद 8, चेस्ट नंबर 9 था या 10 था, कुछ तो था, डायरेक्ट ऐसे ही हुआ था। चेस्ट नंबर 10, चेस्ट नंबर समथिंग समथिंग समथिंग, खत्म। ओके, और वो कुछ नहीं बोलते, ओके, हाँ नहीं, थोड़ा सा वो भी ज्ञान देते हैं, हाँ, ये भूल गया मैं, वो भी आके थोड़ा आपको मोटिवेट करते हैं ओके, थोड़ा बहुत, पर उस टाइम पे घंटा इंटरेस्ट है, मतलब नहीं सुनना सर, हुआ नहीं हुआ बता दो सीधा वो बस, बताओ, सुनना में इंटरेस्ट ही नहीं है। एग्जैक्टली राइट, तो वो थोड़ा थोड़ा कुछ बोलता, मुझे याद भी नहीं कि उन्होंने क्या बोला, अच्छा, इतना मैं ब्लैंक था, मुझे था कि बस चेस्ट नंबर 3 थ्री ये बस शब्द नाम निकल आ जाए जाए। बस। तो एनीवेज, तो वो ऐसा बोलते हैं, फिर बोल के चले जाते हैं। ओके, जिन जिन कैंडिडेट्स का हो गया वो उठ के उनकी तरफ जाते हैं, वहाँ खड़े हो जाते हैं, और तो बाकी लोग, वो जो अनाउंसमेंट था उसमें चेस्ट नंबर 3 नहीं आया, नहीं आया था चेस्ट नंबर 3। ओह माय गॉड, तो वो बहुत ही, मतलब लाइफ में इतना बुरा, मतलब बुरा से ज्यादा क्या लगता है ना कि एक डाउट क्रिएट होता है, चाहे उन्होंने कितना आपको समझाया हो, पर उस वक्त ना, एक तो मैं तेरे को बताऊं क्या, पूरा एसएसबी में ना, जब तू अपने आप को महसूस करता है लिटरली, अगर तेरे साथ जैसे उस कमरे में उस दिन फरवरी का महीना, ठंडी का महीना था, और मुझे ठंडी लग नहीं रही थी भाई, मुझे ऐसा लग रहा था शरीर से कुछ आग निकल रही है, ऐसा सुन एकदम, मैं अपने आप को सुन सकता था, वैसे फीलिंग आती है जब वो पढ़ते हैं ना, चेस्ट नंबर 3, चेस्ट नंबर 8, चेस्ट नंबर 10, तुझे सिर्फ चेस्ट नंबर सुनाई दे रहा है और तू अपने आप को देख रहा है, राइट, बाकी कुछ नहीं सुनाई देता, राइट, मतलब आपका एक अलग लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस उस हाँ, टाइम पे मतलब ऐसा होता है। कॉन्शियसनेस होता है। और वो रूम, मतलब जिनका हो जाता है वो तो ऑब्वियसली खुश होते हैं, जो नहीं होते हैं ना वो सिर्फ एक दूसरे को देखते हैं, बस देखते हैं, आंखों से बात हो जाती है, राइट, कि शिट यार नहीं हुआ, और तू कुछ नहीं कर सकता है, तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि तू जाके पूछे कि सर मेरा क्यों नहीं हुआ, या इनका जिनका हुआ इनका कट ऑफ क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा तुझे। तो वो उस दिन तुझे फील होता है, जब हो गया तो पैर इतने भारी महसूस होता है ना, ऐसा लगता है पैरों में किसी ने 50-50 किलो का वजन बांध रखा है, उठ नहीं पा रहे हो आप, मतलब मन नहीं कर रहा कि मैं उठूं यहाँ से, यहाँ से बाहर जाने का मन नहीं हाँ, करता, पर आपको उठना पड़ता है, राइट, आप उठते हो, वो जिनका हो गया उनको जाके कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हो, आपका सामान ऑलरेडी बंधा हुआ है, राइट, आपको बस अपना बैग उठाना है और बस में जाके बैठना है। राइट, उस दिन बस भी इतनी खाली फील होती है ना, ऐसा लगता है अरे बस में बहुत जगह है, अभी तो 5000 लोग आ जाएंगे बस में, ऐसा फील होता है। तो जब ये सब हो जाता है, आप उनको ऑल द बेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देते हो, तो वो हो जाते हैं कैंडिडेट रिकमेंडेड। आप अभी तक थे, कुछ लोग स्क्रीन आउट हो जाते हैं, फिर जो बचते हैं वो एग्जाम देते हैं, फिर उनमें से हो जाता है रिकमेंडेड। ओके, जब वो रिकमेंडेड हो जाता है तो फिर बेसिकली वो मेडिकल के लिए जाता है। अच्छा, हाँ, मेडिकल के लिए जाते हैं, और अगर आप मेडिकल वगैरह भी हो गया तो फिर एक लिस्ट आती है
मेरिट लिस्ट जिसको बोलते हैं, ओके उसमें फिर आपको अपना नाम चेक करना होता है। ओके वहाँ आ गए तो आपका सिलेक्शन हो गया। ओके। उसके बाद आप नॉर्मल आप, मतलब ये मेडिकल टेस्ट इज अनदर राउंड? हाँ अगर आप हो अच्छा, जाते हो ओके तो जो आप 3 दिन रुके थे आपको 4-5 दिन और रुकना पड़ेगा। ओके। हाँ वो मेडिकल होने के लिए। तो मेडिकल में भी थॉरो मेडिकल होता है, हम्म। तुम जो इमेजिन कर लो सब टेस्ट कर लेंगे वो, अच्छा ठीक है। पर वहाँ तक तो पहुँचे ही नहीं, हमारी जर्नी तो वहीं रुक गई। तो बैग उठाया, बस में जाके बैठे, और वो जो जर्नी थी बस की, सेंटर से लेके रेलवे स्टेशन तक की, इतनी शांत जर्नी मैंने लाइफ में कभी नहीं करी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा, राइट। सब चुपचाप बैठे हैं, बस सबकी आंखों से आप बात कर सकते हो। सबकी आंखें ऑलमोस्ट रो कोई नहीं सकता, पर सबको रोना आता है। तो मुझे भी मतलब मुझे सुन के अभी थोड़ा ऐसे हाँ, नम हो रही है मेरी मतलब आंखें। सीरियसली वो जो जर्नी आप करते हो ना, एक्सपीरियंस करना चाहिए। वो जब आप सेलेक्ट नहीं हो पाते और जब बस में आप बैठ के जा रहे हो रेलवे स्टेशन की तरफ, ऐसा लगता है फ्लैशबैक हो जाता है राइट कि यार जब मैं घर से निकला था तो ये सोच के निकला था, मम्मी को कैसे बताऊं, पापा को कैसे बताऊं, राइट। है ना। एक उम्मीद आपकी बनती है, वो टूट सी जाती है एकदम, और बहुत सेल्फ डाउट आता है, बहुत ज़्यादा। राइट। तो वो जर्नी करो और मुझे बस से उतरने का मन ना करे। जब रेलवे स्टेशन पहुंच गए तो अब बस से उतरना है, अरे यार मन ही नहीं कर रहा बस से उतरने का। ऐसा लग रहा है कि यार वापस आके कोई नंबर बता दे। पर अब बस से उतरते हो, हिम्मत करनी पड़ती है। द आर्मी विल टीच यू दिस कि सेटबैक हो गया है, आप टूट गए हो, पर खड़े हो जाओ अभी वापस। राइट। तो अब बस से उतरते हो कैसे भी करके, जाके टिकट करते हो। रिजर्वेशन तो हुआ नहीं, जो टिकट मिल गई पकड़ के पुणे आना था। राइट। तो ट्रेन में बैठते हो, और जो ट्रेन में बैठ के मैं रोया हूँ भाई, बाप रे। मतलब सीरियसली यार, मतलब मैं इतना बुरा मुझे लाइफ में कभी लगा ही नहीं जितना उस दिन लगा। सो दिस इज हाउ लाइफ गोस। वाह, हेवी हार्टेड एक्चुअली। हाँ सो मुझे एक्चुअली 2-3 क्वेश्चन और पूछने थे, बट मेरा भी फ्लो टूट गया। नहीं, बट मैं मुझे ये जब मैं ट्रेन में बैठा था ना, और पूरे रास्ते सिर्फ यही सोचता रहा पुणे उतरने तक कि यार क्यों नहीं हुआ। मतलब आप वो कमी ढूंढ रहे थे, आप कमी ढूंढ रहे थे। मुझे लग रहा था कि कोई आके मेरी कमी तो बता दो। यस। मैं ये सर्च कर रहा था कि कोई मेरी कमी भी बता दे तो ना मैं उसके ऊपर तैयारी कर सकूं। मुझे लग रहा था कि अगर मेरा यहाँ नहीं हो तो मेरा कहीं नहीं हो सकता। राइट। ऐसा फील था मुझे। तो मुझे लगा मैंने बहुत अच्छा किया था, मैंने सब कुछ अच्छा दिया था। तो उस टाइम पे वो डाउट आपके मन में ना पूरे रास्ते मुझे, और मैंने ट्रेन में कुछ नहीं खाया था, कुछ भी नहीं। मैं बस बैठा, सवेरे पुणे उतर गया था, 8 या 9 बजे पुणे उतरा, सीधा घर गया। और मम्मी का फ़ोन आया था, तो मम्मी को बता दिया था कि नहीं हुआ। तो वो लोग भी थोड़े दुखी हो, पर माउंट डैड है तो ऑब्वियसली आपको मोटिवेट करते हैं। थोड़ा बहुत मोटिवेट किया, हाँ ठीक है, ऐसा दिस नॉट द लास्ट चांस, ऐसा बोल के। पर जब मैं आ रहा था ना, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये जर्नी जो मेरी रही है ना, इसको मैं अब दोबारा नहीं करूँगा। राइट। ये मैंने उस दिन सोच लिया था कि मुझसे नहीं हो पाएगा। एक बारी जो मेरा मतलब वो एक क्या बोल सकते हैं, दिल टूटना बोल सकते हैं वो। हाँ, वो ऐसा आपका शायद हार्ट ब्रेक मोमेंट था। मतलब मैं अगर फनी वे में तुझे बोलूँ तो सैयारा मूवी देख के जो ये लोग थिएटर में रो रहे हैं ना, ओ माय गुडनेस, अगर मैं उनसे, मैं बता नहीं सकता। वो अलग ही जनरेशन है भैया, उसके बारे में नहीं, पर ये जो लोग रो रहे हैं शायद इन्होंने वो जर्नी नहीं करी होगी। पर जो मैं, और मेरी नहीं, जितने भी लोग एसएसबी करते हैं ना, तो उनमें से किसी से भी पूछेगा ना, सबका एक्सपीरियंस यही होता है। ट्रू। बट वो मुझे ये आपसे एक्चुअली पूछना है कि जो आपका बाद में का लाइफ है, मतलब आफ्टर दैट एसएसबी रिजेक्शन, वहाँ से लेके अभी तक आपके लाइफ में आपने कौन सी ऐसी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज अप्लाई की है खुद से? कोई भी नहीं। बट आपने एटलीस्ट सीखा तो होगा ना कि ऑब्वियसली आप क्वालिटीज आपने कुछ तो सीखी होगी कि ऑफिसर्स कैसे काम करते हैं, या फिर मतलब उनका एक ऑरा हो सकता है, उनके एक अलग स्किल सेट है। तो आपने कुछ ऐसा ग्रैब किया है वहाँ पे, जो वो 4-5 दिन आप रहे वहाँ पे? मैंने, अगर मैं सिर्फ सच बोलूँ तो मैंने एक्सपीरियंस ग्रैब किया। ओके। मैंने ये ग्रैब किया कि आपको कोई चीज़ बहुत चाहिए ना, और अगर आपको नहीं मिले फिर भी आपको जीना पड़ता है, आपको फिर से मेहनत करनी पड़ती है। वो जो उन्होंने तब बोला था कि दिस इज़ नॉट द एंड, अब मुझे अब फील होता है कि वो राइट थे। पर उस वक्त मुझे सब कुछ समझा नहीं था। मुझे तो लगा था यही लाइफ है, बस यहाँ खत्म, मतलब ज़िंदगी खत्म। अब वो लगता है कि ही वॉज राइट ना, ऐसा। अब मुझे अब वो कमी फील नहीं होती है जो मुझे उस दिन फील हुई थी। तो आप ऑफिसर लाइक देख, ऐसा बहुत से लोग, मतलब जो जब हमारा पूरा वो चल रहा था ना एसएसबी का टेस्ट, तो उसमें जो ऑफिसर है वो भी बोलते थे कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक फौजी का कपड़ा पहन के ही
या यहाँ पे स्टार लगा के आप एक ऑफिसर बनोगे। राइट। आप अपने नॉर्मल लाइफ में भी ऑफिसर जैसा बिहेव कर सकते हो। क्या है? ऑनेस्टी, यस। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज कंप्लीट करो, अपना ओनरशिप लो, ब्लेम गेम मत खेलो। ये आज भी हम करते हैं ना अपने ऑफिस में, यस। कॉर्पोरेट लाइफ में भी हम हैं तो यही सब करते हैं। मैं तो एटलीस्ट यही करता हूँ। तो वो चीज़, क्योंकि अब वो क्या है ना कि मैं जिस मतलब जो बैकग्राउंड में जो मेरा भी जो मैंने सीखा है, जहाँ मैं पला बड़ा, उसमें ये सब सिखाया जाता है। यस। तो मेरे अंदर वो चीज़ें हैं। लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान है ना, कोई सिविलियन जाएगा जिसका आर्मी से कोई लेना देना नहीं, वो ये सब चीज़ें सीख सकता है कि लाइफ में हमेशा चाहे कितना भी दुख हो आपको खड़ा होना पड़ता है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। रोना आ रहा है पर रो नहीं सकते आप। ये सब चीज़ें आप, वो आर्मी का वो जो पूरा प्रोसेस है एसएसबी का, वो आपको बहुत ही ब्रूटल वे में समझा जाता है, जो आपको उस वक्त फील नहीं होगा। आप जब लाइफ के अगले 10 साल के बाद याद करोगे ना वो दिन, तब आपको फील होगा। तो अभी जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, जिनको आर्मी ज्वाइन करना है, या फिर जो ऑब्सेस्ड है अभी, तो आप उनको कुछ ऐसे 2-3 टिप्स देने चाहोगे, या आपके एक्सपीरियंस से उनको क्या सीखने को मिलेगा, या फिर उनके लिए वो कैसा रहेगा एसएसबी का ये मतलब ओवरऑल प्रोसेस? तो टिप्स तो मैंने बोला ना कि वहाँ पे आप जज हो जाओगे सिर्फ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। तो ऐसा नहीं है कि आपको वो क्वालिटीज वहाँ जाके दिखानी है। आप अपने नॉर्मल लाइफ में भी वो क्वालिटीज, अगर आप सोचते हो कि आपका ड्रीम वो है और आपको करना ही है, तो आपको अभी से ही वो शुरू कर देनी चाहिए। स्टार्ट टेकिंग ओनरशिप ऑफ एवरीथिंग, स्टार्ट बिहेविंग रिस्पॉन्सिबली, अपनी ड्यूटीज, ऑनेस्टी, नो दिखावा, है ना, ब्लेम मत करो किसी चीज़ के लिए। ये आप अपनी लाइफ में अभी से ही शुरू करो, है ना, पहली चीज़। दूसरी, बी रेडी फॉर द वर्स्ट। आप ये मान के जाओ आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, राइट। क्योंकि ऐसा कोई कहता नहीं है, पर ये आप समझ के चलो कि अगर 1000 बच्चे हैं तो 1000 अच्छे बच्चों को रिजेक्ट कर देंगे, पर एक बुरा बच्चा वो सेलेक्ट नहीं कर सकता या वो करना नहीं चाहते। राइट। ठीक है, वो टेस्ट बने ही इस तरह से हैं, उनको कैसा बनाए, डिजाइन ही ऐसा करा गया कि आप पकड़े जाओगे। तो आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है। यू कैन नॉट लाई बेसिकली। यस, यू कैन नॉट लाई। जो आप हो वहां पे प्रेजेंट करो, राइट, विद द बेस्ट क्वालिटीज, बस दैट्स इट। तीसरी, जैसे मैंने बोला था कि मैंने यही सोचा कि यार एक बार नहीं तो कभी नहीं, है ना, ये आप अभी से डिसाइड कर लो कि क्या एक बार नहीं तो कभी नहीं, या आप 2-3 बार देना चाहते हो। राइट, मतलब लाइफ में आपको आगे बढ़ना है या उधर ही स्टक रहना है, अगर आपका नहीं हुआ। और अगर स्टक रहना है तो करो भी, यस, है ना। ऐसा नहीं कि उसके चक्कर में उस चक्कर में आप बाकी अपनी लाइफ खराब करो, नहीं। तो मुझे अभी आपके देशभक्ति के ऊपर 2 सवाल पूछने हैं। अच्छा। एक तो कि उस टाइम पे जब आप एसएसबी दे रहे थे या फिर उससे पहले का पीरियड, उस टाइम पे आपका देशभक्ति कैसा था? मतलब कैसा, एज इन वो अलग था या फिर कुछ आप ज़्यादा ही पेट्रियोटिक थे? और 10 साल के बाद अभी जब आप एक कॉर्पोरेट लाइफ जी रहे हैं, उसमें आपका देशभक्ति कैसा है? मतलब दो पहलू मुझे जानने हैं। देख, जब मैं उस टाइम पे 20-21 साल का था ना, तो 20-21 साल में आप पूरी दुनिया को ना बस ये बताना चाहते हो कि आप अपने देश से कितना प्यार करते हो। राइट। उसमें प्रैक्टिकलिटी कुछ नहीं होता। यस, है ना, वो कहते हैं ना कि प्योर पैशन, सिर्फ पैशन और सबको गलत साबित करना, ये रहता है। उसमें आप ये नहीं सोचते कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उस टाइम पे ये नहीं सोचते कि इसके बाद की मेरी लाइफ कैसी होगी, ये आप कुछ नहीं सोचते। आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हो और आपको बस दुनिया को दिखाना है कि आप अपने देश से कितना प्यार करते हो। यंग ब्लड। अब जब वो चीज़ 10 साल की हो जाती है तो आप दुनिया देख चुके होते हो, है ना, तब आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हो, तब आप पैशन से ज़्यादा ड्यूटीज़ पे आ जाते हो, है ना। आज मैं सोचता हूँ कि मैं ऑनेस्ट रहूँ, है ना, ITR अपने सही से फाइल करूँ, टैक्स की चोरी ना करूँ, मेरे लिए यही देशभक्ति है। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। राइट। तो मेरा जो चेंज है वो यही है। उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट था, अभी मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ। दैट इज इट।